So dear students, as you all know that from today we are going to discuss the question paper number 3. ठीक है, everyone please focus. So from today we are going to discuss the sample question paper number 3 और organic portion discuss करें तो आपको पता ही होगा. So let's start with the section number A. तो सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं. ठीक है, अभी तक हमारे पास 2 सैंपल पेपर का एक्सपीरियंस है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का. सो लेट्स सी. Which of the following contains sp2 hybridized carbon atom. मतलब हमें बताना है इनमें से कौन सा sp2 hybridized carbon atom है जो कि जुड़ा हुआ है किसके साथ, x के साथ, है ना, यही तो है ना. तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है. x से जुड़े हुए सारे कार्बन चेक करो और उनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो. जिसका sp है उसका sp लगाओ, sp2 है sp3 है वो चेक करने हैं. तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं. तो इसके लिए देखोगे तो x जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला है ना, क्लियर है ना. अगर इसको यहाँ पे बाइफरकेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो देखो एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया और CH2 है तो CH2 को ऐसे लिखा जाएगा, है ना, और x यहाँ पे. तो अब सिग्मा बॉन्ड कितना हो जरा बताओ, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है ना. 4 है तो कैसा होगा, sp3. इसका देखो जरा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है ना, तो कितना आ जाएगा, sp3. यहाँ देखो जरा, एक हाइड्रोजन है इसके पास, इसको ऐसे लगा लो बेटा. तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 हो गए ना. तो 3 के लिए कौन सा होगा, sp2. ये हो गया, इतना आसान है, क्लियर है ना. यानी कि x जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था उसका हाइब्रिडेशन बताना था और sp2 वाले को टिक करना था. आया कि नहीं आया बताओ जरा. नहीं आया, आ गया, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो जरा, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक. ये है क्वेश्चन. अब यहाँ पे आप लोग टिक मार्क नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कोई सिंपल रिजल्ट नहीं है कि आप इसे टिक मार्क कर सकें. यहाँ पे आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए. कल परसों अभी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको मोस्ट एसिडिक पता करना है तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इन सभी का कॉन्जुगेट बेस निकालना होगा. क्या निकालना होगा, और जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा कैसा होगा, स्टेबल होगा, वही कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा. यही तो है ना. सॉरी पहले बताई थी ना आपको भाई कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक है, तो उसके लिए हमें क्या पता करना होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस. तो लेट्स सी, देखो जरा सबका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं बेटा. यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से H निकाला बच्चों, तो H निकालेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा वो बचेगा CH. ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है. H के जाने के बाद क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब देखेंगे सेकंड पार्ट को. देखो जरा सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट, ये वाला. यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो कॉन्जुगेट बेस जो बचेगा बच्चों कुछ इस तरह से होगा, बेंजीन की रिंग और यहाँ पे ऑक्सीजन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, सी पार्ट देखेंगे, यहाँ से हटाओ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे 6 मेंबर की एक साइकिलिक रिंग है और यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, डी पार्ट को देखेंगे तो डी पार्ट में यहाँ पे है बच्चों बेंजीन की रिंग है ये वाली, और यहाँ पे H जब जाएगा तो ऑक्सीजन बचेगा और नेगेटिव होगा और यहाँ पे Cl होगा. ठीक है, अच्छा कॉन्जुगेट बेस, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ जो पहले चीजें मैं आपको बता रखी हैं उन सबको यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. कुछ चीजें जैसे कि याद रहें, आप इसे फॉर्मूले के तौर पर लिख सकते हो. फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है प्यारे बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है ना. तो पहला रिजल्ट हमने सीखा कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ, कितना शक्तिशाली एसिड है वो, यानी कितनी उसकी H+ आयन को लॉस करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, तो डिपेंड करेगा कि कॉन्जुगेट बेस का कितना ज्यादा स्टेबल है. अब आप लोग कहोगे सर हमें आप ऐसी टेक्निक सिखा दीजिए जिससे कि हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करना सीख जाएं, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को कहीं आसानी से पता कर पाएंगे. तो अगर हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्जुगेट बेस जो होता है ना, कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के. यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एक तरीका तो ये है, इंडक्टिव दे रखा हो तो इस तरह से डिटरमाइन करेंगे. अगर इंडक्टिव के अलावा अगर आपको रेजोनेंस दे रखा है तो ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजोनेंस के. ठीक है ना, रेजोनेंस से कैसी होती है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही दोनों फैक्टर देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो देखो जरा हर एक चीज में देखनी है. अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज के साथ जो भी चीज यहाँ पे जुड़ी हुई है उसको देखते हैं. यहाँ पे CH2 आ गया, CH2 के बारे में जानते हैं कार्बन की स्पीसी है तो ये +I शो करती है, +I. ठीक है, +I हो गया फैक्टर. उसके बाद यहाँ देखोगे तो बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की जो रिंग है वो क्या शो करती है, -I. उसके बाद साइक्लिक रिंग है तो ये क्या शो करती है, +I, है ना. और बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग दो चीजें शो करती है, -I के साथ साथ यहाँ पे बच्चों रेजोनेंस भी होता है, मतलब -I तो होता ही होता है, साथ साथ क्या होता है, रेजोनेंस. और यहाँ देखोगे तो बेंजीन का रेजोनेंस हो गया और क्लोरीन का क्या हो गया, -I. आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है. बताओ ABCD, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी है और -I भी है. यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस था, यहाँ पे सिर्फ +I है, यहाँ सिर्फ +I है. ठीक है,
और एक चीज और देखो यहाँ पे कि अगर मैं बेंजीन का यहाँ पे रेजोनेंस मानता हूँ तो क्या आप बेंजीन का यहाँ पे रेजोनेंस कंसिडर करोगे? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, जो मैंने कल बताया था। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है और बेंजीन यहाँ पे है, तो इतनी दूर से कॉन्जुगेशन थोड़ी ना हो जाएगा। जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस भी नहीं होगा, तो आप यहाँ पे सिर्फ प्लस ही मानोगे, बेंजीन का रेजोनेंस नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बताओ जरा? डी वाला। डी वाले में कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं जरा बताओ? बेंजीन का तो क्या लगेगा? रेजोनेंस। और क्लोरीन का कितना होगा? -i। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना? मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वर्बली आप इन्हें ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बस देखा, हिंट करा और आंसर कर दिया। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम केसेस में क्वेश्चन रिपीट होता है इस टॉपिक का, बहुत ही कम केसेस में, क्योंकि ऑप्शन ही हमारे पास इतने होते हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं कहीं भी रैंडमली उठा करके। तो जब ऑप्शन बहुत सारे हैं तो हम लोग यहाँ पे रिपीट नहीं करते चीज़ों को, तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो इसलिए आपको हर बार चीज़ें बनानी ही पड़ेंगी। मेक ओवर करो, रिजल्ट फाइंड आउट करो, जो भी लगे उसे लगा दो। टिक नहीं कर सकते एक बार में, टिक नहीं कर सकते इसे। ठीक है, नेक्स्ट चले। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। ये कहा गया कि एनी सॉल्व, देखो मैं पहले बोल रखा हूँ, मैंने पास में बोल दिया था, आपसे बोला था नहीं बोला? बता जरा। एनी सॉल्व के बारे में बोल चुका हूँ लीजा, बोला था ना बेटा? एक तो एनी सॉल्व पता कर लो। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड की कैटेगरी में लिस्ट करते जा रहा हूँ और आपकी जिम्मेदारी है उसको पढ़ना। 3 कंपाउंड अब तक आ चुके हैं। एक तो बेटा देखो एनीसॉल है, ठीक है, और एक अपना फिनॉल है। एनीसॉल, फिनॉल और अमाइन, ये 3 टॉपिक तो अब तक आ चुके हैं। इन्हें तो आपको कंठस्थ कर लेना होगा। और इतने कहने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लिए ही डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं, डिफिकल्टी होगी होगी आपको एग्जाम में। तो एनीसॉल, फिनॉल और अमाइन, 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो वापस आ जाओ। बोल रहा है एनीसॉल जब रिएक्ट करता है HI के साथ तो क्या होगा, ये तो पूछा ना उसने। तो पहले हम लोगों को इसका आंसर लगाने के लिए क्या होना चाहिए? एनीसॉल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लगा लिया भाई एनीसॉल, और एनीसॉल में हम जानते हैं कि OCH3 लगाते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं बताओ? बेंजीन के साथ। ठीक है, बेंजीन के साथ यहाँ पे OCH3 लगाते हैं। क्लियर है ना? अब यहाँ पे OCH3 जब आप यहाँ पे लगा देते हो और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? HI से। तो HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रेडिक्टेबल कौन सी रिएक्शन होने वाली है? एडिशन, सब्सटीट्यूशन, कौन सा क्या कुछ होगा ये बताओ? एडिशन होगा। डबल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा बेटा, तो एडिशन तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा? सब्सटीट्यूशन, है ना? अब सब्सटीट्यूशन कौन सा वाला होगा? इलेक्ट्रोफिलिक होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक होगा? ये बता के देना कि इलेक्ट्रोफिलिक करें कि न्यूक्लियोफिलिक करें, बताओ जरा। कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि OCH3 अपने आप में क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। आपने पढ़ा होगा OR, या फिर यहाँ पे मैंने ऐसे पढ़ाया होगा OR नेगेटिव। OR नेगेटिव अपने आप में क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल है। और HI के पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सी वाली है? I नेगेटिव। तो I नेगेटिव इस वाली फाइल को यहाँ से क्या कर देगी? सब्सटीट्यूट कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन जैसा कोई एटम होता, क्लोरीन वाला होता, तो नॉर्मली नहीं कर पाती, फिर वहाँ हीट भी करना पड़ता, है ना? लेकिन OCH3 को हम आसानी से कर सकते हैं। तो I यहाँ पे आ जाएगा। तो I जब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा? आइडोबेंजीन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे OCH जो निकलेगा वो H के साथ कंपाइल करके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा बताओ? CH3COOH। कौन सा ऑप्शन लग रहा है बताओ जरा? कौन सा वाला होगा? बी वाला। सिंपल सी बात है। तो अभी तो MCQ बहुत नॉर्मल आ रहा है, मुझे ऐसा कोई नहीं लगा कि जहाँ बहुत डिफिकल्टी हो, चीज़ें पता है, बन रही हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ पे भी ERSN2 रिएक्शन है और बड़ी आसानी से आइडोबेंजीन और आपका मीथेनॉल बन जाएगा। दिक्कत है? शबा दिक्कत है? बताओ रिया, कविता, नहीं है ना? ठीक है, आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। इथेनॉल हीटिंग फिर से आ गया, कल भी आया था वाला क्वेश्चन। क्या करना है देखो जरा, इथेनॉल लेना है और उसे हीट कर देना है। किसके साथ? H2SO4 के साथ। और ये टेम्परेचर बताओ कितना टेम्परेचर है बेटा? ये वाला कितना है बेटा बताओ जरा? 140 डिग्री सेल्सियस, यही है ना? तो मैं आपको पहले ही हिंट बता चुका हूँ कि अगर हम इथेनॉल को H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो 140 पे तो क्या मिल के आता है? ईथर मिल के आता है ना? और वहीं 170 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो क्या मिल के आता है? एल्कीन मिल के आता है, और ये हमें याद रहता है, यही है ना? तो उसने बोला है कि बताओ कि ईथर मिलेगा। ईथर दिख रहा है बेटा कहीं पे आपको? हाँ दिख रहा है, ये रहा। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो कतई हो ही नहीं सकता ना, ये हो सकता क्योंकि इधर मिथाइल इधर इथाइल, तो ये तो नहीं हो सकता। ये लिखा है डाईइथाइल ईथर और एक एल्कीन, तो इन दोनों में से कोई भी एक सही होगा। तो बताओ वैष्णवी कौन सा सही होगा बताओ? सी वाला का डी वाला? सी वाला, हाँ सी वाला सही होगा, क्योंकि टेम्परेचर ये कितना है हमारे पास? 140। 140 पे मिलता है ईथर और 170 पे क्या मिलता है? एल्कीन। तो हमारे पास टेम्परेचर में 140 है, तो इसका मतलब कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? ठीक है ना? क्लियर है ना? डाउट तो नहीं लीजा? बताओ बेटा। ठीक है, आगे चलो जरा। अगला फिर से एसएसएन रीजन क्वेश्चन आ गया। इनको हम लोग बाद में ही डिस्कस करते आए, इनको बाद में ही करेंगे। या फिर से एसएसएन रीजन है? सर चारों ही थे? वाओ, इस सबसे बाद में करेंगे। चारों एसएसएन रीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। सरप्राइज है पूरा, है ना? चलो यहाँ आ जाओ जरा। 20 का ए पार्ट, एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन है ना? ठीक है, अच्छा मुझे एक अभी इस क्वेश्चन को देख करके अभी एक डाउट आया है। एक जो लास्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन करवाया था वो थोड़ा गलत हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, उसे चेक कर लेना एक बारी। तो मुझे वो क्वेश्चन याद है, जब मैं दूसरे बैच में कराया तो मुझे इसके बारे में थोड़ा याद आया, तो वो क्वेश्चन थोड़ा मुझे याद है, देख लेता हूँ क्या था। आई थिंक क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये साइक्लिक रिंग थी 6 मेंबर्ड
और उसकी रिएक्शन जो करवाई थी वो Br2 से हो रही थी और सनलाइट थी, ऐसा कुछ था वहां पे, ऐसी था या क्या है बेटा? ऑर्थोमेटा क्या होता है? अच्छा, सब कुछ भूल गए हो तुम लोग क्या? हैं? तो ऑर्थोमेटा क्या होता है? हाँ, ऑर्थोमेटा कहाँ से आ जाएगा? जब उसमें कोई ग्रुप ही नहीं है तो ऑर्थोमेटा कहाँ से आ जाएगा? आपको पता है कि बेंजीन में ऑर्थो कौन सा है? नहीं पता ना। ऑर्थो तो डिसाइड होता है, पहले ग्रुप देखोगे, मेन ग्रुप पहले एक आएगा, उसकी रेस्पेक्ट में ऑर्थो आता है। अब ऐसे कैसे कह दोगे कि ये वाला ऑर्थो है? ये वाला ऑर्थो नहीं हो सकता ना, सारे कोई भी ऑर्थो हो सकता है, कोई भी मेटा हो सकता है, कोई भी पैरा हो सकता है। वो तो कोई अगर ग्रुप लगा होता है, जैसे यहाँ पे फिनॉल होता है, देखो नितिन यहाँ देखो, अगर यहाँ OH लगा होता तो ऑर्थो और मेटा होते, अभी तो ना कोई ऑर्थो है ना कोई मेटा है। तो लास्ट टाइम जो चीजें हमने यहाँ पे नहीं ध्यान दे पाई है वो ये थी कि यहाँ पे Br2 है और यूवी लाइट है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम इसे ऊपर का जो क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एल्किन सिस्टम वाला कोई था पार्ट, एल्किन वाला था ना कोई, जरा वो भी बता दो, डिस्कस कर लेते हैं, वो भी साथ में ले लेते हैं। आई थिंक क्या था यहाँ बता जरा, ये क्या था, ये क्या था, बेंजीन की रिंग थी, क्या थी? हाँ बता दो भाई, सबने कराया ना, क्या था? जल्दी बताओ बेटा क्या था यहाँ पे? यहाँ बेंजीन की रिंग थी है ना, और यहाँ पे क्या था बेटा? CH2CH3। हाँ वही तो, CH डबल बॉन्ड होना चाहिए, CH डबल बॉन्ड CH3। उसके बाद क्या था? यहाँ CH2 था, यहाँ CH2 था, और यहाँ यहाँ नाइट्रो ग्रुप था, नहीं था? इस वाले ऑप्शन में नहीं था, वो लास्ट वाले में था, उससे पहले वाले में। और क्या था? HBr, ये था। तो यहाँ पे इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए थे। इधर देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे जैसे हमने एल्किन देखी, तो एल्किन देखते ही हम सोचते हैं कि एडिशन होगा, बिल्कुल सही बात है, एडिशन ही होगा, है ना। अब एडिशन जो होता है मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब अगर हम HBr की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि HBr में Br जो है नेगेटिव पार्ट है और H क्या है, पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के पास। और मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन कौन सा होता है बच्चों? जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। और लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन कौन सा होता है? जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो Br किसके पास जाएगा? CH के पास या CH2 के पास जाएगा? तो अगर CH के पास अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पे होगा अपना, ये रिंग हो जाएगी, और यहाँ पे CH पे आ जाएगा, कौन आ जाएगा? Br। और H जो यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? CH3। अब यहाँ पे यही चीज हमने देख ली थी, लेकिन हमने एक चीज को फोकस नहीं कर पाए थे। जैसे ही हमने साइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड देखा, तो हम लोग तो पहले तो यही मान के चलेंगे कि एडिशन ही होगा। एडिशन होगा नहीं होगा? किसका होगा? Br2 का। बट हमने ये चीज यहाँ पे ध्यान नहीं दी कि यहाँ पे Br2 के साथ यहाँ पे क्या था? यूवी लाइट था। तो आज हम लोग कंफर्म कर देते हैं कि अगर यूवी लाइट होगा तो कंफर्म है कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कंफर्म होती है। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है इधर, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, और अगर यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा? सब्सटीट्यूशन होगा। ठीक है, तो अब देखो, मतलब कि हमें डबल बॉन्ड से अब कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड से कुछ नहीं करना है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, देखो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, इनमें से कोई सा कार्बन लेकर के एक ही अभियान, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ सनलाइट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन हटाओ सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन सब जानते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा लेंगे और एक Br लगा लेंगे। वो जो हाइड्रोजन हटेगा जाएगा, वो बचे वो Br के साथ साइड कंपाउंड क्या निकालेगा? HBr। तो यहाँ पे साइड कंपाउंड यहाँ पे HBr निकलेगा, और इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे Br आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, और ये हम आगे भी फॉलो करेंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं आगे। ठीक है, यहाँ ये कंपाउंड मिलेगा, हाँ एक भी लगाना, मतलब कोई सा भी एक ही बार होता है सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। ठीक है, और कहाँ से? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, sp2 से नहीं हटाते, sp3 से हटाते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ जरा। तो ये कहा गया कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। तो SN2 रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब बस मुझे इतना बताओ कि SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता ना। अब SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो SN2 रिएक्शन के लिए कार्बोकेटाइन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? सबसे पहले होना चाहिए मिथाइल। मिथाइल से भी कम रिएक्टिविटी किसकी होती है? 1 डिग्री की। और उससे कम किसकी होती है? 2 डिग्री की। और उससे कम किसकी होती है? 3 डिग्री की। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ध्यान रखना, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब SN1 की बात करेंगे रोहित, तो SN1 में क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर जस्ट अपोजिट होता है। सबसे कम रिएक्टिविटी मिथाइल की होती है, उससे अधिक 1 डिग्री की, उससे अधिक 2 डिग्री की, और उससे अधिक किसकी होती है? 3 डिग्री की। बात क्लियर है सभी को? अब देखो जरा, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ कि यहाँ पे क्या है। अच्छा, यहाँ पे आपने नोटिस किया, ये हिंट तो बता दी, अभी मैंने ऑप्शन तो देखे नहीं। अब यहाँ पे देखोगे आयोडीन इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि दोनों ही कार्बन जो है 1 डिग्री वाले हैं कि 2 डिग्री वाले? 1 डिग्री वाले है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें दोनों ही 1 डिग्री है, तो कार्बोकेटाइन से तो डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा, फिर हमें देखना पड़ेगा हेलोजन देखना पड़ेगा, है ना। यानी कि अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? गुड लीविंग ग्रुप। भाई SN2 हो या फिर SN1 हो, लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए?
तो अगर मैं यहाँ पे लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर यहाँ पे लिख दूं लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी सभी को आती होगी, कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है जरा बताओगे बेटा? लीविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है, ब्रोमीन की उससे कम होती है, क्लोरीन की उससे भी कम होती है, और फ्लोरीन की सबसे कम होती है। तो आयोडीन वाला जो है कैसा होगा, कैसा होगा? मोर फास्टर होगा टुवार्ड्स SN2। अब वाई, वाई के लिए क्या बोलोगे सूरज? बिकॉज इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इतना बोलोगे, ठीक है ना? समझ गए ना? वन ड्रॉस फोर्स अलग चीज है बेटा, यहाँ पे भी SN2 के लिए हम लोग बता रहे हैं, जैसे कि SN1 SN2 का मैं क्लास ले लेता हूँ अभी, क्योंकि काफी क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। हो सकता है कल या परसों में SN1 SN2 के दोनों में दोनों को अपोज में लेते हुए क्वेश्चन के साथ चीजें कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट आया है, आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा SN2 को जल्दी से देगा, फास्टर देगा। तो आपको या तो कार्बोकैटायन अगर अलग अलग रखे होते तो कार्बोकैटायन के ऑर्डर के बिहाफ पर हम जस्टिफाई करते। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन दोनों का 1 डिग्री ही है, लेकिन हेलोजन दोनों का अलग है। तो हेलोजन दोनों का अलग है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडीन है कि ब्रोमीन है? तो आयोडीन होना चाहिए, तो आयोडीन के बिहाफ पर लगा दिया। अगला देखो जरा, ये तो देखो जरा कितना आसान है, कोई भी कर लेगा इससे, कर लेगा नहीं कर लेगा, है ना? तो देखो जरा, लिखा है राइट द मेजर प्रोडक्ट। अभी मैं बता के आया हूँ हेलोजन और यूवी लाइट। अगर यूवी लाइट आ गई तो कंफर्म कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? सब्सटीट्यूशन होगी, क्लियर है ना? और सब्सटीट्यूशन जो होता है वो किससे होता है? sp3 कार्बन एटम से होता है, बेंजीन रिंग से तो होगा नहीं, क्योंकि सर जानते हैं कि बेंजीन रिंग के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो बेंजीन रिंग से तो निकालेंगे नहीं हम लोग हाइड्रोजन को, किससे निकालेंगे? या तो निकालेंगे CH3 से या CS2 से। अब वहां पे भी देखेंगे, अगर मान के चलो कि मैं CH3 वाले कार्बन से हटाता हूं तो यहाँ पे 1 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा, और CH2 वाले से हटाता हूं तो यहाँ पे 2 डिग्री मिलेगा। तो अच्छी बात कहाँ पे है? 2 डिग्री से हटाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे तो कंपाउंड मिलेगा इसका, वो कंपाउंड क्या होगा जरा बताओ? यहाँ पे कंपाउंड होना चाहिए, ये सर अपनी बेंजीन की रिंग रहेगी ये वाली, और यहाँ पे जो CH2 जो है ये वाला, इसके साथ यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा? एक एच हट जाएगा ना यहाँ से, तो CH बचेगा, तो CH हो गया, और उससे क्या ले जाएगा? Br। क्लोरीन है, क्लोरीन लगा दो बेटा, तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे जो CH3 है वो CH3 यही रहेगा, ठीक है? यहाँ मत लगा देना आप लोग, क्लियर है ना? समझ गए ना आप लोग? तो बड़ा ही इजी, दोनों ही क्वेश्चन अभी तक बहुत इजी है। 2 नंबर का था, ये भी बहुत आसान था, ये भी कुछ करना नहीं पड़ा, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ा और आसान हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, अब आपके लिए ऐसा लगेगा कि हर एक रिपीटेड है, आदत सी हो जाएगी, अरे ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे होता है। हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चक्कर में पढ़े ही नहीं, तो हमें सारी चीजें आइडिया होता है। आप देखो 20 वाले क्वेश्चन को तीनों ही सैंपल पेपर मैच करना लगभग एक जैसे ही है, बोलो यस और नो? 20 वाला क्वेश्चन है, सब में तीनों में लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, वही यूवी लाइट वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना? जो कि कहाँ से आ रहा है? हेलो एल्केन से आ रहा है। तो अभी इतना आइडिया तो हो ही गया कि 20 वाला क्वेश्चन हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन से आ रहा है। ऐसी तो होता था आइडिया करते करते, वहीं से आ रहा है, वहीं से आएगा, ठीक है? और वो भी लिमिटेड है। अगला देखो जरा, डिफाइन आया है। अब बच्चे करेंगे सर रोहित ने कहा था अब तो मैं डिफाइन करूंगा इसको है ना? रोहित ने कहा अब तो मैं डिफाइन करूंगा सर, अब तो डेफिनेशन, अब तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा अब तो लिखना ही पड़ेगा सर, है रोहित? हाँ, तो उसमें भी क्या है कि थोड़ा सा वो बना दो फिर लिख दो भाई पहले तो कुछ ना कुछ ऐसा कर लो जिससे कि अपनी मजबूती तो कर लो, पहले अपना बेस पूरा कर लो, तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। देखो जरा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, देखो ये टेस्ट पेपर में भी आया था, तो बहुत सारे बच्चों को इसका डाउट आ रहा था, तो मैं इसको बता देता हूँ उसको, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। स्टॉप राइटिंग प्लीज एंड की फोकस। नाउ व्हाट इज द डीनेचुरेशन? देखो बेटा एक आप लोगों ने ना 11th में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। हम लोग एग के बारे में जानते होंगे, एग जो हम लोग जो हैन का जो एग होता है, अंडा जो होता है वो लेके आते हैं। तो आप जानते हैं कि अंडे के अंदर ना प्रोटीन होता है, जो येलो यॉल्क वाला प्रोटीन दिखा होगा, येलो पार्ट जो होता है प्रोटीन होता है, फुल ऑफ प्रोटीन उसके अंदर होती है। अब उस प्रोटीन को, क्योंकि वो एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, ताकि इस थ्योरी को समझाने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अंडे के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और उस अंडे को जब उबालते हैं, क्योंकि हम उसे उबाल के ही खाते हैं, तो जब उसको उबालते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर का प्रोटीन जो है वो एक्सपेंड होता है, फैल जाता है, और वो एक सॉलिड का फॉर्मेट ले लेता है। अब ये ध्यान रखना है कि उबले हुए अंडे के अंदर का जो प्रोटीन है वो अलग है, और जो कच्चा वाला अंडा था उसका प्रोटीन वहां पे अलग था। यानी कि हमें यह जानना होगा कि प्रोटीन की जो नेचर होती है, उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर जो होती है, उसे गर्म करने पर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, आते नहीं आते? तो सबसे पहले आज हमें यह सीखना होगा कि क्या होता है कि जब किसी प्रोटीन को बॉईल किया जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल वर्ड में ये बोला जाता है कि अगर आप किसी प्रोटीन को बॉईल करते हो, है ना, या फिर उसमें स्मॉल अमाउंट में बेस क्वांटिटी ऐड करते हो, बेस यानी कि एल्कली एल्कली ऐड करते हो, तो प्रोटीन क्या करता है कि अपनी जो उसकी जेनेटिक कैरेक्टर होती है या उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो उसको लॉस कर देता है। तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब जैसे कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस रहा हो, या उसकी जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि वो फाइबर्स लाइक प्रोटीन है, या ग्लोबुलर प्रोटीन है, या किसी भी तरह की प्रोटीन है, तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को लॉस कर देता है। तो प्रोटीन का अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देने की ये जो फिनोमेना है, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन।
अब नाम से भी समझ में आ रहा होगा, डी का मतलब नहीं, नेचुरल यानी कि जो उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर है वो नहीं रहेगी। अब कब नहीं रहेगी ये पता होना चाहिए। कब कब नहीं रहेगी बताओ? हीट करने पर और क्या करने पर बताओ? स्टेज चेंज नहीं, एक तो हीट करने पर और एक एल्कली ऐड करने पर, ठीक है ना? या तो एल्कली ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे, दोनों में से एक में होगा, ठीक है? तो इसका जरा आंसर लिखो जरा, बोल देता हूँ, लिखो जरा। हाँ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है? सो लेट बिगिन, इसमें लिखो बेटा। ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग और adding of small quantity, adding of small quantity, adding of small quantity of alkali, adding of small quantity of alkali, adding of small quantity of alkali, कॉमन लगाओ, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन्स कर देना, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स लॉसेस, प्रोटीन्स लॉसेस देयर, प्रोटीन्स लॉसेस देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन्स लॉसेस देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फुल स्टॉप। दिस फिनोमेना, this phenomena is called, this phenomena is called denaturation of protein, this phenomena is called denaturation of protein, this phenomena of, this phenomena is called denaturation of protein। क्या आपको समझ में आ गया denaturation? चलो रिया को तो आता है, कृतिका आप समझाओ जरा क्या होता है बेटा denaturation? yes, you are a bio students, so I suppose to you can answer। yes, what is the denaturation? don't hesitate, try to answer, what is the denaturation in your word, you can try। yes Divya, you can also answer, what is the denaturation of protein? शिवम आप बता सकते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन गर्म करना है या फिर प्रोटीन को ही गर्म करना है? गर्म करना है और एल्कली भी मिलानी है, दोनों काम करने हैं, एक ही करना है बस केवल, या तो गर्म करें या फिर एल्कली ऐड करेंगे तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है, सिंपल यही प्रोसेस या फिनोमेना जो होती है वो क्या होती है? क्लियर बात है ना? अभी भी नहीं आया, बताओ वैष्णवी क्या होता है बेटा? ऐड करें लॉस हो जाती है, शाबाश, यही होता है डीनेचुरेशन। समझ गए एवरीवन? क्लियर है ना? मतलब कि प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कली और हीटिंग, ठीक है? सो दिस प्रोसेस ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड, क्लियर है ना? हमें लेंथीनेस पर नहीं जाना है, सिंपल वर्डों में अपने आंसर को कंप्लीट करना है ना शबा? आपने बहुत सही लिखा था, उसमें पूरा पढ़ा था टेस्ट पेपर में, तो ठीक था, लेकिन हमें केमिस्ट्री में उतना डीप नहीं जाना है, 1 नंबर का है तो बस एक सिंपल शब्दों के साथ हम चीज़ें पूरा करेंगे, ठीक है? और राहुल की बात भी पूरा करेंगे डिफाइन वाला, तो है कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इनवर्ट शुगर। इस वाले क्वेश्चन को तो आंसर जो है बच्चे बहुत सारे गलत करके आते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं इसके अंदर, तो जरा समझो जरा क्या होता है, समझो जरा पहले से। अच्छा ये बताओ इनवर्ट शुगर से क्यों कहते हैं? तो देखो मैं समझाता हूँ, कोशिश पूरी करूंगा तो आपको शायद समझ में आ जाए। देखो जरा इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर क्या होता है? लेट हैव टू फोकस हियर। इनवर्ट शुगर क्या होता है? शुगर के बारे में सभी जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या रहता है? C12H22O11, ठीक है? तो ये ले लिया C12H22O11, ठीक है? बुक्स पर मत जाना, बुक्स के हमें बायोन पढ़ना है क्योंकि हमें सिंपल शब्द में चीजें सीखनी है, ना कि लर्न करना है। शीट से आंसर को याद नहीं करना है, एक बार में चीज समझ जाओ ताकि आप अपने शब्दों में उसका आंसर कर सको। अब क्योंकि यहाँ पे शुगर की बात हुई है तो शुगर में हमने यहाँ पे जो शुगर ली है वो शुगर, उस शुगर का नाम क्या है? सीक्रोस है, ठीक है? अब सीक्रोस के बारे में सबसे पहली बात जो आपको जाननी होगी वो ये जाननी होगी कि इसका पीपीएल के अगेंस्ट किस तरह का एक्शन होता है। मतलब पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, तो ये शुगर के अंदर से अगर पीपीएल को पास करेंगे तो पीपीएल को किस तरह से रोटेट करती है? डेक्स्ट्रो रोटेट करती है या फिर लीवो रोटेट करती है, पहले तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सीक्रोस जो होती है बेटा, उसका जो यहाँ पे कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ रोटेशन जो होता है वो होता है अप्रॉक्स 65, और 65 में प्लस लगा दिया, प्लस 65.5 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी, याद नहीं करना कुछ भी, याद करके तो जाना ही नहीं है, मैं अगेंस्ट हूं लर्न करने के। आपको पहली आज एक बात सीखनी है कि जब भी हम शुगर की बात करते हैं, शुगर यानी कि सुक्रोज जो होता है बच्चों, उसके बारे में जानना है कि पीपीएल डालेंगे तो उसे किधर घुमाएगा। अब देखो यहाँ पे आपने ये जाना कि सर ने एक बोला शुगर यानी कि सुक्रोज का जो यहाँ पे डिग्री ऑफ रोटेशन जो होता है वो प्लस का 65.5 है। अब यहाँ प्लस लिखा हुआ है, अब प्लस का मतलब सभी जानते हो बेटा, प्लस का मतलब क्या होता है?
यानी कि हमें समझ में आ गया कि हमारा जो शुगर है वो किस तरह का रोटेटर है, बताओ जरा। डेक्स्ट्रो रोटेटर है, यानी कि पीपीएल को डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में घुमाने वाला है, ऐसे ही तो है ना, डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में घुमाने वाला है। कौन कौन बताओ बच्चों? सुक्रोज। तो सुक्रोज मॉलिक्यूल क्या करेगा? पीपीएल को डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में घुमा देता है। ठीक है, एक बात तो ये सीख ली। अब हमें क्या करना है? इसका हमें करना है हाइड्रोलाइसिस। क्या करना है बच्चों? अब हम ये भी जानते हैं कि जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पानी मिलाना होगा, और हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे दो कंपाउंड मिलते हैं, ये भी आप जानते हो। तो एक कंपाउंड जो मिलता है वो क्या मिलता है? C6H12O6। बेसिकली ये जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है बच्चों? ये ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के बारे में भी इसका भी अल्फा डी जान लो, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, जिसे बोलते हैं। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है अल्फा डी का, वो होता है अप्रोक्स 52.5 डिग्री होता है, 52.5 डिग्री। ठीक है ना? तो ग्लूकोज का कितना है बच्चों? 52.5 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब ये जो ग्लूकोज यहाँ बना हुआ है ये एक बार फिर से क्या है बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटर है। तो ग्लूकोज भी कैसा है बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटर। क्लियर बात है? अभी देखते हैं, एक कंपाउंड यहाँ पे और भी मिलता है, उसके बारे में जानते होंगे आप लोग बेटा। एक मिलता है आपके पास C6H12O6, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज के अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन की बात करेंगे तो वो होता है -92.2 डिग्री होता है। माइनस का साइन देखते ही हमें समझ में आ गया कि फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटर है। कैसा है बच्चों? लीवो रोटेटर है। ठीक है, लीवो रोटेटर हो गया, लीवो रोटेटर हो गया। तो अब ये देखो कि पानी को ऐड करने से पहले हमारा जो सुक्रोज था उसका पीपीएल रोटेशन कैसा था? डेक्स्ट्रो। अब पानी मिलाने के बाद वहां पे उसके दो कंपाउंड आए, एक डेक्स्ट्रो रोटेशन में पीपीएल को घुमा रहा है, एक लीवो घुमा रहा है। लेकिन आप देखोगे कि लीवो रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है ना? लीवो का कैसा है बच्चों? ज्यादा है। तो अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो घुमा रहे हैं, फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल लीवो घुमा रहे हैं, तो इनकी रोटेशन आपस में क्या करेगी? अपोज करेगी। और अल्टीमेटली देखो कंक्लूजन जो आएगा, मतलब एक ही रोटेशन आएगा। पीपीएल को आप दोनों साइड में तो नहीं घुमा सकते, या तो दोनों का डिग्री ऑफ रोटेशन बराबर होता तो रोटेशन कैंसिल हो जाती, लेकिन दोनों ही मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, तो क्या होगा कि दोनों का जो कंपाइल जो ओवरऑल रोटेशन जो आता है, ओवरऑल रोटेशन, मतलब अगर ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का अगर यहाँ पे ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन निकालोगे ना बेटा, तो ओवरऑल रोटेशन यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ओवरऑल रोटेशन, ओवरऑल रोटेशन ऑफ बोथ, यानी कि इन दोनों का ओवरऑल रोटेशन जो आता है, यानी कि इसका मिक्सचर का जो अल्फा डी जो होता है बेटा, वो होता है अप्रोक्स माइनस के 19 डिग्री, 19 डिग्री पे रोटेट करते हैं दोनों ओवरऑल मिला करके। और यहाँ पे देखोगे तो माइनस का मतलब क्या हो गया? लीव हो गया। तो आप देखो कि पहले पीपीएल पानी मिलाने से पहले कैसी थी, पानी मिलाने के बाद कैसी हो गई? पानी मिलाने से पहले कैसी थी? डेक्स्ट्रो। पानी मिलाने के बाद कैसी हो गई? लीवो। तो रोटेशन का क्या हो गया? इन्वर्जन। रोटेशन में क्या हो गया? इसीलिए सुक्रोज को क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर, क्योंकि शुगर पानी के अंदर अपने रोटेशन को इन्वर्ट कर लेती है, इन्वर्स कर देती है, अपोजिट कर देती है, विपरीत कर देती है। इसीलिए हम यहाँ पे शुगर को क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। क्लियर है ना? तो आपको कुछ भी डेफिनेशन वैसे भी लिख देते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि डिफाइन करने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए और क्लियरली ये ऐसा कैसे हुआ। तो ध्यान रखना है कि सुक्रोज का अपना इटसेल्फ रोटेशन जो होता है वो कैसा होता है? डेक्स्ट्रो एट द एंगल ऑफ 65.5 डिग्री, but after adding water there are two compounds, the glucose which is optically dextrorotator and fructose which is optically levorotator। लेकिन इन दोनों का ओवरऑल जो रोटेशन जो होता है वो कैसा होता है? लीवो होता है। तो कंक्लूजन ये हो गया कि भाई शुगर में पानी मिलाने के बाद शुगर अपने स्पेसिफिक रोटेशन को इन्वर्ट कर लेती है, विपरीत कर लेती है। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, अरे एक लाइन और जरा हो जाए इसमें, इतना लिखने के लाइन जरा लिख लो, जरा एक लाइन। लिखें बेटा, इसमें लिखो बेटा, डिफाइन करेंगे। बेसिकली सुगर इन ब्रैकेट सुक्रोज, बेसिकली सुगर, बेसिकली सुगर इन ब्रैकेट सुक्रोज, बेसिकली सुगर इन ब्रैकेट सुक्रोज, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटर, डेक्स्ट्रो रोटेटर, डेक्स्ट्रो रोटेटर which on hydrolysis, which on hydrolysis, which on hydrolysis becomes मतलब हो जाती है, becomes levo rotator, कॉमा लगाओ। this phenomena of inversion, this phenomena of inversion of rotation, this phenomena of inversion of rotation, this phenomena of inversion of rotation is called invert sugar, is called invert sugar, is called invert sugar।
शबा, आप हमें एक बार फिर से बताइए, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए कि ये इन्वर्ट शुगर का मतलब जो है क्या होता है। हम्म हम्म मतलब शुगर की, मतलब सीक्रोज के अलावा अगर ऐसी और कोई भी शुगर है जो कि अपना रोटेशन चेंज कर लेती है, कब? हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, तो वे सारी शुगर क्या कहलाएंगी? और बेस्ट एग्जांपल क्या है? अपने सीक्रोज का। सीक्रोज का कैसा रोटेशन होता है? डेक्स्ट्रो। एट व्हाट एंगल? 65.5 डिग्री। बट ऑन हाइड्रोलाइसिस देयर आर टू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, द ग्लूकोज व्हिच इज ऑप्टिकली डेक्स्ट्रो रोटेटेड एट द एंगल 52.5 डिग्री, एंड द फ्रक्टोज व्हिच इज rotates the ppl in leeward direction at the angle of minus 92.2 डिग्री, बट ओवरऑल रोटेशन इज माइनस 19 डिग्री। ठीक है, माइनस 19 डिग्री, कभी कभी 20 भी ले लेते हैं, कभी कभी कोई किसी बुक में 20 भी ले लेते हैं, तो उसके लिए 90-20 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि लीवो हो गया है, डेक्स्ट्रो से कैसा हो गया? लीवो, बस बताने का। क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक है, बढ़े आगे, बताओ कुणाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, बड़े सही से क्वेश्चन आए भाई। तो यहाँ लिखा है 2 and 1.5, 2 into 1.5 मतलब 1.5 1.5। ठीक है, अब 1.5 1.5 में भी ये देखो कि यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी होंगी कि यहाँ एक अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है कि अगर आप पूरा क्वेश्चन आपसे सही नहीं बनना है तो स्टेप मार्किंग होगी यहाँ पे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में देखो आपसे ए पूछा गया है, फिर आपसे बी पूछा गया है, फिर सी पूछा गया और सबके लिए हाफ मार्क्स हैं। तो इस तरह से क्या बनेगा? 1.5। ऐसे यहाँ पे ए बी सी पूछा गया तो 1.5 यहाँ पे, तो मतलब अगर आपने एक स्टेप भी सही किया है तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी है कि आपको स्टेप मार्किंग यहाँ पे होगी। आधा नंबर अगर सही किया तो आधा तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर पूरा नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, बट हम तो पूरा करेंगे। बहुत ईजी होते हैं, कन्वर्जन से ज्यादा ईजी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो लेट बिगिन। कैसे करेंगे देखो जरा, करें देखें। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जब भी मैं कन्वर्जन या जो भी क्वेश्चन देख रहा हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं होता पुराना। मुझे आप सोचो कि सर क्वेश्चन पेपर देखते होंगे या देखा होगा, पढ़ा होगा पहले, कुछ मैं कुछ नहीं देखता, मैं आप सिर्फ अपनी नॉलेज बस यूज करता हूँ यहाँ पे। मैंने इन क्वेश्चन को कभी नहीं देखा पुराना पहले कभी, और यही आप लोगों के अंदर हैबिट होनी चाहिए, या तो करना ही नहीं है, बस अपनी नॉलेज यूज करो, चीजें कर दो बस यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जरा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है ए पार्ट में एक अल्काइल हैलाइड दे रखा है जिसका नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। एम आई करेक्ट? इथाइल ब्रोमाइड है ना? अब इसकी रिएक्शन जो हो रही है वो किससे हो रही है बताओ बेटा? केसीएन से। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि केसीएन के साथ रिएक्शन होगी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे मैं रोक के चल रहा हूँ और आपको पहले से ही बता दूं कि केसीएन है तो रिएक्शन अलग तरह से होती है, और अगर इसकी जगह एजीसीएन होता बेटा तो रिएक्शन अलग तरह से होती है। ठीक है ना? केसीएन से अलग होती है, एजीसीएन से अलग होती है। कैसे सर बता दो कैसे होती है? देखो, अगर आरएक्स होता है बेटा, आरएक्स मतलब कि अल्काइल हैलाइड, अगर आप केसीएन से करोगे वरुण, रिएक्शन करोगे ना केसीएन से रिएक्शन करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स के स्थान पर सीएन आ जाएगा, यानी कि साइनाइड मिलता है, आरसीएन मिलता है। ठीक है, और अगर इसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एजीसीएन से कराते तो यहाँ पे आपको आइसोसाइनाइड मिलता है, यानी कि आर एनसी मिलता है। क्लियर बात है ना? ठीक है ना? और साइनाइड के आगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अगर साइनाइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो अमाइन, इसका भी अमाइन, वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों चीजों को अलग ध्यान रखो। तो फिलहाल हमसे जो बात हो रही है किसकी हो रही है? केसीएन की। तो केसीएन क्या करेगा बताओ पहले, क्या करेगा बेटा? जल्दी बताओ। बी आर को हटा के क्या लगा देगा? सी एन, और बी आर यहाँ पे के साथ साइड कंपाउंड क्या बनाएगा? के बी आर। तो पहले स्टेप में यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या बनेगा? इथाइल साइनाइड। क्या बनेगा बच्चों? तो हाफ मार्किंग जो होगी वो यहाँ होगी। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब देखो आगे, यहाँ लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, इसका भी मैंने स्पेशल केस करवाया था, आपको करवाया था नहीं करवाया था? सीखो जरा। अगर मान लो कि आपके पास साइनाइड है तो हाइड्रोलाइसिस दो तरह से होता है। एक तो होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो साइनाइड ग्रुप है ना वो क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलिक। क्या बना लेता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। और एक होता है पी हाइड्रोलाइसिस, यानी कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? एसिड का अमाइड बनता है, जिसे बोलते हैं एसिड अमाइड, RCONH2, ये बनता है। क्लियर है ना? तो अब ये बताओ कि अगर हम लोग यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने जा रहे हैं, हमें जो यहाँ पे करना है वो क्या करना है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो हमने यहाँ पे लिखा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो क्या मिलेगा? अमाइड या फिर कार्बोक्सिलिक? अमाइड। तो यहाँ पे CH3 और ये CH2, और जो CN ग्रुप था, CN वाला, ये वाला जो ग्रुप था, ये बना लेगा अपना CONH2। ठीक है, ये अपना आ गया, बी आ गया। ठीक है, और ये रिएक्शन मैंने कल ही कराई थी, फिर से रिपीट होके आ गई। कौन सी रिएक्शन है ये? हाफ मान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है ना? क्या है? NaOH और Br2। तो NaOH Br2 के बारे में आप जानते हैं, इसे मैंने एक स्पेशल नाम भी दिया है, इसे बोलते हैं क्लैपिंग रीजेंट। तो क्लैपिंग रीजेंट क्या करता है? कार्बोनिल ग्रुप को अपने साथ ले जाता है और NH2 यहां जुड़ जाता है, तो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH2 और क्या बनेगा? NH2, अमाइन बन के आया। हो गया ना? इतना इजी था, पहले अल्काइल हैलाइड, फिर अल्काइल साइनाइड, फिर एसिड अमाइड, और फिर अमाइन, ये हो गया। तो 1.5 आ गया। इन क्वेश्चन की एक अच्छी बात और होती है कि कहीं भी कितनी भी परेशानी में एग्जामिनर आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता, ये इनकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होती है। तो अभी हमें, कल हम जब लॉन्ग आंसर कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि एक नंबर के लिए कितना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन को डिफिकल्टी फेस कर रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ बड़ी चीजें आसान है। ठीक है, सेकंड पार्ट और देखो बेटा, सेकंड पार्ट में स्टार्टिंग जो हो रही है वो किससे हो रही है? नाइट्रोबेंजीन से। किससे हो रही है बेटा?
ये भी बहुत इजी कन्वर्जन है बेटा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन तो यहाँ पे ले लिया, नाइट्रोबेंजीन लेने के बाद यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो हो रही है वो किससे हो रही है, Fe+HCl से। किससे हो रही है बच्चों? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, एक है मेटल और एक है एसिड है। तो मेटल को जब एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इसको देने वाले हम लोग, और हाइड्रोजन गैस देंगे तो मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन। इससे सारी ऑक्सीजन ले लेंगे और इसको हाइड्रोजन दे देंगे, तो फाइनली जो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, अमाइन। क्या बनेगा बच्चों, अमाइन। और कौन सा, एलिफेटिक की एरोमेटिक, एरोमेटिक बनेगा। तो कंपाउंड का नाम क्या है, एनिलीन हो गया। और ये तो देखो कल करवाया था, परसों करवाया था, हर बार कराया था, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता है। NaNO2HCl बताया था ना, काय के लिए आता है, डायजोनियम ग्रुप बनाने के लिए। क्लियर है ना, क्या बनने वाला है, BDAC। पक्का है, पता है ना, तो याद नहीं करना ना, अमाइन से आगे चैप्टर वाला। तो यहाँ पे कुछ नहीं तोड़ना, बस डायरेक्टली कंपाउंड लिखो बेटा। हाँ डायरेक्टली NaNO2 लिखा बेटा, और यहाँ पे HCl लिखा। टेम्परेचर कितना है भाई बताओ, 025 है ना, 025 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो अमाइन ग्रुप है क्या बना लेगा राहुल, बताओ जरा। ये बनाएगा डाइएटोनियम ग्रुप। तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन की रिंग। और ये कंपाउंड कौन सा है, BDAC। ठीक है ना, ये बन के आ गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इथेनॉल से करानी है। ये बताओ कौन बताएगा, इथेनॉल से कराएंगे तो क्या बनेगा, बताओ जरा। अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल से तो क्या बनेगा, C2H5 और यहाँ पे OH। बताओ क्या बनेगा, इथेनॉल से कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ। बेंजीन बनेगा, फिनॉल बनेगा, क्या क्या चीजें, या फिर कुछ और कंपाउंड बनेगा, बताओ जरा, ध्यान से देख के बताओ। इथाइल एल्कोहल से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, है बेटा। नाइट्रिक एसिड बाहर आएगा इसमें से, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एक तो नाइट्रोजन गैस हमने बाहर निकाल दी, और क्या निकलेगा, इथाइल क्लोराइड बाहर निकलेगा। पक्का इथाइल क्लोराइड ही रहेगा, C2H5Cl रहेगा, और OH यहाँ लगेगा। देख लो जरा, मार्क्स कट सकते हैं आप लोगों के, नहीं कटेंगे? हाँ जल्दी बताओ, मार्क्स कटेंगे? फिनॉल बनेगा या बेंजीन बनेगा, उसमें दो ऑप्शन, दो चॉइस देते हैं, या तो आप यहाँ पे फिनॉल बना लो या फिर यहाँ बेंजीन बना लो। क्या बनेगा बताओ, फिनॉल बनेगा कि बेंजीन बनेगा? क्या बन जाएगा, बताओ दिव्या, क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा कि बेंजीन बनेगा? क्या बनेगा, जल्दी बताओ, फिनॉल या बेंजीन? फिनॉल बनेगा, आपको लगता है बेंजीन बनेगा, बताओ। हाँ जल्दी बताओ। दो केस होते हैं, एक होता है हाइड्रोलाइसिस वाला होता है, और एक होता है इथाइल एल्कोहल वाला। इनमें से एक केस में बनता है एथिल एल्कोहल, सॉरी फिनॉल बनता है, एक केस में बनता है बेंजीन। आपको बताना है किस केस में बनेगा बेंजीन, किस केस में बनेगा फिनॉल, बताओ जल्दी बताओ। ध्यान रखो, अभी बता के चल रहा हूँ। इस वाले स्टेप में अगर यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल की जगह पानी आता है तो बनता है फिनॉल, इथेनॉल आता है तो बनता है बेंजीन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इथेनॉल केस में क्या बनता है, बेंजीन बनेगा, और अगर पानी आता है तो क्या बनता है, फिनॉल। ये ध्यान रखो जरा, ये याद कर लो जरा आप लोग। तो यहाँ बनेगा बेटा आपका बेंजीन। ठीक है, ठीक है बेटा आ गया था जरा, ये तो हो ही गया हमारा। तो ABC तीनों कंपाउंड इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, तो हमारे पास दोनों कंपाउंड आ गए। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का आप लोग रिएक्शन चार्ट पढ़ोगे, वहां पे रिएक्शन बड़ी आसानी से मिल जाती है। आगे देखो जरा, फिर से दो 3 नंबर वाला ना, 23 है ना यार, हाँ 22 तक रहता है, 22 तो रहता है हमारा सेक्शन बी। ये 3 मार्क्स का है। तो क्या लिखा हुआ है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। सब जानते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगी, है ना। करें जरा, करें, चलो। पहली रिएक्शन कौन सी वाली जरा बताओ, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। बताओ क्या होता है ये वाला, जल्दी बताओ। पहले तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, सभी जानते हैं, तो पहले मुझे इसके लिए लेना होगा एक कार्बोनिल कंपाउंड लेना होगा। क्या लेना होगा, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की विशेषता क्या होती है, या तो ले लो आप एल्डिहाइड या ले लो कीटोन। तो मैं कोई भी कंपाउंड लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए वालों करने के लिए एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, जैसे कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम सभी जानते हैं, इसका नाम क्या है, एसीटोन। अब क्या करना है कि मैं इसके दो रिडक्शन के पार्ट होते हैं, दोनों करवा देता हूँ। ठीक है, दोनों कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सीख लो बेटा। इसके दो पार्ट होते हैं रिडक्शन के, एक तो होता है बेटा अपना क्लीमेंसन रिडक्शन, और एक होता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, एक कौन सा होता है, क्लीमेंसन, और एक कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो अब ये बताओ कि क्लीमेंसन रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, ZnHgHCl। भाई क्लीमेंसन रिडक्शन जब करते हैं तो हमें चाहिए होता है ZnHgHCl, ये चाहिए होता है।
और इसका काम मैंने कल ही बताया था, ये क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को किसमें चेंज करता है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है, CH2 में। किसमें करता है बच्चों, CH2 में। कार्बोनिल ग्रुप को किसमें चेंज करता है, CH2 में, ठीक है। और एक होता है हमारे पास, ये जो आज पूछा गया है, तो एक हमारे पास है वोल्फ किश्नर है बेटा, ठीक है, वोल्फ कृष्णर है ना, वोल्फ कृष्णर रिडक्शन की बात करेंगे। तो इसकी बात करो बेटा, वोल्फ कृष्णर रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है बेटा, NH2 और OH नेगेटिव, यानी कि एल्केलाइन हाइड्राजाइन। NH2 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्राजाइन का अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, वोल्फ किश्नर रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर देता है किसमें, CH2 में। तो मतलब ऑक्सीजन लेकर के हाइड्रोजन दे देंगे, तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, CH3 CH2 और CH3। तो आपको ये लिखना था, मैंने आगे फर्दर के लिए ये भी लिखवा दिया, ताकि आपको देखो दो चीजें जब एक जैसी हो तो उनको हमेशा मैं एक साथ ही लिखता हूँ, ताकि वो हमेशा के लिए याद रहे। मतलब अगर दो सिमिलर थिंग है, आप कभी भी देखते हैं कि जहां पे भी दो सिमिलर थिंग आती है तो उनको हमेशा कंपाइल करके एक साथ लिखता हूँ, ताकि उनमें बाइफर्केशन हो सके, आपको उनमें अंतर समझ में आ सके, है ना। तो वोल्फ किश्नर में अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है और क्लीमेंसन में अलग होता है। क्लीमेंसन क्या होता है, ZnHgHcl, वोल्फ किश्नर क्या होता है, NH2NH2 OH नेगेटिव। दोनों की सेम फिनोमेना है, कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर देंगे CH2 में, ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखो जरा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, अब इसमें भी दो केस आएंगे, मैं दोनों केस बताऊंगा। डी कार्बोक्सिलेशन, इसको समझो बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं। तो देखो जरा, बी पार्ट में करना है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसी को लेकर चलूंगा, डी कार्बोक्सिलेशन। अब देखो नाम से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, डी का मतलब क्या कहते हैं, रिमूव करना है, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2। तो मतलब CO2 का यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, रिमूवल होने वाला है। CO2 को क्या करने वाले हैं बेटा, हटाने वाले हैं। तो CO2 को हटाने कैसे हटाते हैं, लेट्स सी। तो मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सबसे बेहतरीन और अच्छा एग्जांपल जो ना, वो है अपना सैलिसिलिक एसिड। क्या है बच्चों, जब ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो मैं हमेशा यही एग्जांपल लेके आता हूँ, सैलिसिलिक एसिड। ये ले लिया भाई, क्लियर है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है लीजा, की फोकस ऑन बोर्ड। तो सैलिसिलिक एसिड हमने ले लिया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ मैंने इसका एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दो परफॉर्मेंस एक जैसी होती हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्या, वो देखो जरा, अगर मान के चलो कि यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर अगर हम जिंक मेटल डालते हैं तो क्या होता है, जिंक मेटल, ठीक है, जिंक मेटल। अगर हम लोग यहाँ पे जिंक मेटल डालते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जिंक डस्ट, ठीक है। तो जिंक डस्ट का काम ये होता है, मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ, एक तरफ और ले लेता हूँ, एक तरफ यहाँ पे लेंगे सोडा लाइम, क्या लेंगे, सोडा क्या होता है NaOH, लाइम क्या होता है CO होता है। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास, सोडा लाइम। क्या है बच्चों ये, सोडा लाइम। तो मैं बच्चों को हमेशा ये सिखाता हूं कि अगर जिंक डस्ट डालोगे तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप की ऑक्सीजन को लेके चली जाएगी, हाइड्रोक्सी ग्रुप की ऑक्सीजन को विड्रॉ करेगी, और सोडा लाइम क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक की CO2 विड्रॉ करता है, ठीक है ना। सोडा लाइम क्या करता है, कार्बोक्सिलिक की CO2 को विड्रॉ कर लेता है, चाहे वो किसी भी तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ना हो। और दूसरी बात है कि अगर जिंक डस्ट लेते हो तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप की, जो कि बेंजीन जुड़ा हुआ है, उसकी ऑक्सीजन को विड्रॉ कर लेता है। तो अगर हम जिंक की रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाली ऑक्सीजन ले जाएगा ना, वो कौन ले जाएगा बेटा, जिंक, ठीक है ना, कौन ले जाएगा। तो जिंक डस्ट जब ले जाएगी या जिंक ले जाएगी, साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, ZnO, और यहाँ पे क्या जाएगा H। H के यहाँ रह जाने से, H तो हम दिखाते ही नहीं है, तो जो कंपाउंड जो यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। और सोडा लाइम क्या करेगा, वो CO2 लेके चला जाएगा। तो CO2 जब यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और जो भी सॉरी सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड बनेंगे वो बनते रहेंगे साइड कंपाउंड। तो यहाँ पे H बनेगा, और H के यहाँ पे रह जाने से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, फिनॉल। तो ये तो दोनों को समझाने के लिए हो गया। और अगर आपको केवल डी कार्बोक्सिलेशन करनी है, केवल डी कार्बोक्सिलेशन, तो सिंपल सी बात है, एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे ले सकते थे केवल और केवल बेंजोइक एसिड। क्या ले सकते थे, केवल यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले लेते, और उसकी रिएक्शन किससे कराते, राहुल बताओ जरा, किससे कराते, सोडा लाइम से, NaOH प्लस CO। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन के आता वो क्या बन के आता, बेंजीन। क्या बन के आता, बेंजीन, क्योंकि CO2 इसके पास ले जाती, क्या बचता, बेंजीन, ठीक है ना। तो डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। तो CO2 के रिमूवल के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, सोडा लाइम। कार्बोक्सिलिक एसिड लो, सोडा लाइम डालो, CO2 बाहर निकालो, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड है उसे बना दो, ठीक है। कुमारी रिया, ये बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लें, CH3COOH, ठीक है, अगर इसके अंदर सोडा लाइम डाला गया, NaOH प्लस CO, तो क्या बनेगा बताओ जरा, क्या कंपाउंड बनेगा, मीथेन गैस, शाबाश, मीथेन गैस बनेगी, CH4, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो डी कार्बोक्सिलेशन हो गया उसका, ठीक है ना, नहीं हुआ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए बेटा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डालेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन के आ जाता है, CO2 निकालनी है उसके अलावा। तो
अगला देखो जरा, कैनी जरा रिएक्शन, सर इसे तो कोई भी कर लेगा, है ना, इसे तो कोई भी कर लेगा। क्या करेंगे बताओ जरा, सर फॉर्मेट ले लो, फॉर्मेट HCHO, और क्या करोगे, एक और फॉर्मेट ले लो, कल भी आई थी नहीं वाली रिएक्शन, फॉर्मेट की रिएक्शन फॉर्मेट से करेंगे, प्रेजेंस जो रहेगी किसकी प्रेजेंस रहेगी, कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस रहेगी, और एक को कर देंगे अल्कोहल, एक को क्या कर देंगे कार्बोक्सिलिक। तो एक कार्बन का अल्कोहल कौन सा होता है, CH3OH, और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH। लेकिन ये भी ध्यान रहता है क्योंकि बेस की प्रेजेंस है तो यहाँ पे एसिड ना बन के मेटल सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ पे CH3COONA आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए कैनिजारो, 1 2 3, बड़ी आसानी से हो गए, ठीक है ना। तो अब तक ये पेपर जो है मॉडरेट जा रहा है, मतलब बहुत इजी नहीं तो मतलब मॉडरेट ही, मतलब इजी और मॉडरेट के बीच में है। इजी के पास ज्यादा है, मॉडरेट से थोड़ा दूर है, डिफिकल्टी के तौर पर तो भी गए भी नहीं है। तो अगर भी जैसे कि आपका जो पेपर होता है तो हर एक सेंटर पे एक सेंटर फीडबैक जाता है, सेंटर फीडबैक जो कि वहाँ का केमिस्ट्री टीचर देता है। तो सेंटर फीडबैक में बताना होता है कि ये पेपर का जो लेवल है आज का वो कैसा है, क्योंकि सेंटर फीडबैक जाने के बाद क्या होता है कि वो सेंटर की जो कॉपी है उसी तरीके से चेक होती है, वहाँ मालूम पड़ता है, वहीं से रिपोर्ट जाती है कि अगर मान लो यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट है तो फिर जो मार्किंग जो होगी इसकी वो लूज होगी, मतलब लूज मार्किंग करेंगे, और अगर जितना इजी पेपर होगा उतनी ही मार्किंग हार्ड होती है। तो ये अभी इजी और मॉडरेट के बीच में है, तो इसी इजी के पास ज़्यादा रखेंगे, और मॉडरेट से नीचे है, इजी के ज़्यादा पास है, अभी हार्ड लेवल पर नहीं पहुंचा है। तो हार्ड, मॉडरेट और इजी 3 लेवल होते हैं। तो अगर आपको बिटवीन लगाना तो बिटवीन लगा सकते हैं, बिटवीन इजी एंड मॉडरेट, ये अभी वहां तक, अभी तक तो ये है। जैसे कल भी एकदम से ट्विस्ट आ गया था, कल देखा था, तो हो सकता है कि चेंज आ जाए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। बाकी तो बाद में देखेंगे जो भी होगा। अगला देखो जरा, क्या करना है, Ne3 करने हैं, 4 है ना, और Ne3 करने हैं, ठीक है। तो देखो जरा, फिनॉल दे रखा है और फिनॉल से हमें क्या लेके आना है, तो इनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कैसे करोगे, सीख लो, फिर मेरे से मत बोलना कि सर यहाँ पे देखो, जब भी ऐसे लिखा हो गिव द इक्वेशन और यहाँ पे आपको वर्ड्स में चीजें दे रखी हो तो कैसे करते हैं, पहले आप लोग यहाँ पे जो कंपाउंड दे रखा है पहले वो लिखा करो, पहले यहाँ पे लिखो फिनॉल, ठीक है। हाँ, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल लेके आना है, तो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन, और उससे हमें तो फिर लेके आना है, क्या लेके आना है, फिनॉल, तो यहाँ फिनॉल लेके आना है। अब इतना करने के बाद ये देखो कि मैं ऐसा क्या क्या यहाँ पे कर सकता हूँ कि जिससे कि ये फिनॉल बन के आ जाए। तो कल भी हमने 10-5 बार तो कर दिया कल ये वाला हमने, कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, SN2 है ना, कि ArSN2 होगी, SN2 होगी। क्या करेंगे, इसमें क्या डाल देंगे बताओ, क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे ना, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाएगी रिएक्शन। तो क्या करेंगे, एक्वेयस NaOH लेंगे और यहाँ पे हाई टेम्परेचर लेंगे, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर उनका लिख दो जरा, हाई टेम्परेचर कितना होता है, 300 होता है ना, तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेंगे लगभग, और जो है लगभग 250 से लेके 300 ATM तक प्रेशर रहता है, तो यहाँ पे 200 ATM प्रेशर ले लो, ये बन गया रिएक्शन। तो सामने का लिखा था, बस इतना लिखने के लिए हमें कितना नंबर मिलने वाला है, 1 नंबर। इजी है क्योंकि ये कुछ नया नहीं है, कुछ नया होता है जिसके कल आपको देखना पड़ता है लॉन्ग आंसर में, हर एक क्वेश्चन के लिए नया आपको टॉपिक लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब पुराना ही है, पढ़ा हुआ है, सब कुछ आ रहा है। आगे देखो जरा, आपको सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है, किससे, फिनॉल से। आज ही बताया था मैंने, फिनॉल पढ़ लेना आप लोग, आज ही बताया नहीं बताया, फिनॉल बताया है, एनिसोल बताया है, और अमाइन। तो अभी देखो अमाइन और फिनॉल के बीच में चीज चल रही है कि चल रही है अभी। तो देखो जरा, फिनॉल लेना है और क्या बनाना है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आप लोग जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं, कौन सी रिएक्शन जरा बताओ, ये वाली RTR, राइमर टीमर रिएक्शन। क्या करते हैं जरा बताओ क्या करते हैं, क्या करते हैं जरा बताओ जिसे, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, और एक बेस भी तो होना चाहिए, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। तो हमें क्या लेना होगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और क्या लेना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन के आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगा भाई, एल्डिहाइड। ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा बच्चों, एल्डिहाइड। यहाँ पे CHO आ जाएगा, जिस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। इजी था कि डिफिकल्ट था, इजी था ना। अब देखो आगे, हमें लेके आना है 2 मीथॉक्सी एसिटोफिनॉन फ्रॉम एनिसोल। देखो मैंने बोला था ना, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2-3 कंपाउंड की इर्द गिर्द ही चल रही है। अब आप इतनी हिंट नहीं ले सकते, तो फिर क्या हिंट चाहिए, कुछ नहीं। एनिसोल फिर से आ गया ना, अब एनिसोल लेने वाले हैं। एनिसोल के बारे में सब जानते हैं, एनिसोल क्या होता है बताओ, एनिसोल क्या होता है बच्चों, बेंजीन के साथ क्या लगा के चलते हैं, OCH3। तो बेंजीन से हमने यहाँ पे OCH3 जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या बनाना है, हमें बनाना है एसिटोफिनॉन, और 2 क्या है, मीथॉक्सी। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस हमें क्या करना है, इसकी जो रिएक्शन है यहाँ पे OCH3 को ऐसा ही रहने दो, बस इस वाले ग्रुप पे यहाँ COCH3 ग्रुप लगा दो, COCH3 ये वाला। अब ये मुझे कोई बताएगा कौन सी रिएक्शन होगी, जरा बताओ कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, बताओ क्या करेंगे। यहाँ पे होगी फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन, कौन सी होगी, और फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन में कंपाउंड की रिएक्शन या तो एसिटिक क्लोराइड से कराते हैं या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो करा दो जरा। यहाँ पे रिएक्शन होगी FCR, तो रिएक्शन किससे कराएंगे जरा बताओ, एसिटिक एनहाइड्राइड सबसे अच्छा ऑप्शन है, या फिर एसिटिल क्लोराइड ले लो। क्लोराइड से भी अच्छा ऑप्शन कौन सा है, एसिटिक एनहाइड्राइड वाला।
अब आपको पता है कि इस रिएक्शन में और एक चीज और रहती है, इसके साथ साथ और क्या रहता है बेटा, उसे मत भूल जाना बेटा, AlCl3, हाँ AlCl3 तो रहेगा। अब आपको पता है कि बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है बेटा, यहां से होता है ना। तो ऑर्थो पोजीशन का जो H है वो तो इससे मिलेगा, तो साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, CH3COOH, और ये जो ग्रुप है वो यहां आ जाएगा, हो गया। समझ गए ना आप लोग। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है, थोड़ी सी एक कमी है, हाँ नहीं सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो जरा, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो ये क्या है, मिथॉक्सी तो ही है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथॉक्सी। और जब बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप लग जाता है तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे एसिटोफिनॉन में और एनिसॉल में कंफ्यूजन में रहते हैं, तो भाई अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, अगर बेंजीन के साथ OCH3 जुड़ा हुआ है, OCH3 है बेटा तो क्या है, एनिसॉल, और COCH3 है तो एसिटोफिनॉन, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड एसिटोफिनॉन, C6H5COCH3, C6H5, and what is the formula behind anisole, C6H5OCH3, OCH3 anisole, COCH3 एसिटोफिनॉन। क्लियर है ना, हो गया ना। आगे देखो जरा, अब हमें लेके आना है पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। देखो फिर से फिनॉल आ गया, क्या ही बताऊं बेटा, आज तो जिंदगी फिनॉल के आसपास ही घूम रही है। पिक्रिक एसिड बनाना है फिनॉल से, सो जाओगे तभी कर लोगे, क्या करना होता है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करो, पिक्रिक एसिड बन गया, ठीक है। तो बनाओ बेटा, क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे ना बेटा, और फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएंगे, नाइट्रिक एसिड से, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। दो पार्ट्स में लिखते हैं ना इसे, कैसे लिखते हैं, OH और NO2, यही होता ना, OH और प्रेजेंस किसकी रहती है बच्चों, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस रहती है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और इसी कंपाउंड को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। और पिक्रिक एसिड का यूज कहां पे होता है बेटा, कहां पे होता है जरा बताओ, किसमें, किसमें होता है बेटा, किसमें होता है, जल्दी बताओ, किसमें होता है कहीं डूब मरो तो बढ़िया तुम्हारा हमारे जो 20 22 23 साल के लड़के थे, फ्रीडम फाइटर, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, उनसे पूछो तो वही बता देते, RDX बनाने के लिए यूज होता है इसका, रॉ मटेरियल से RDX का ये वाला है ना, रॉयल डिमोटिव एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, RDX जो होता है ना। पिक्रिक एसिड हो गया, TNT हो गया, सब RDX बनाने के लिए होते हैं। वे लगे इतनी ही उम्र में ना सीखे, 12th में तो पढ़ते थे वो लोग, आई नहीं 10th में, 12th तो पढ़ी नहीं उन्होंने, 10th तक ही पढ़े थे वो, और वो जानना सीखे थे, है ना। टीचर से सीखा, सीधे अदालत में फोड़ दिया हम जा करके, और हमारे अदालत में तो सोचो अभी जिंदगी में हम नहीं फोड़ पा रहे, हमने तो क्या ही होगा। ठीक है, बाकी बेटा कल कराऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आप जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवीजन कर रहे हैं, जहाँ पे CBSE बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पार्ट। तो उसमें से थर्ड सेट हमारा चल रहा था, और थर्ड सेट में आई थिंक सेक्शन A B C कर चुके हैं, D पार्ट होगा ये वाला ना, सेक्शन D पार्ट है, जहाँ से क्या मिलता है हमें बताओ, केस बेस्ड स्टडी मिलती है, ठीक है। तो केस बेस्ड स्टडी को करते हैं, कैसे होगा, सो लेट बिगिन, ठीक है। तो जनरली देखो केस बेस्ड स्टडी आती है तो पहली कोशिश हमारी क्या रहती है, पहली कोशिश तो ये रहती है कि हम लोग को पढ़ना ना पड़े। अब जैसे कि समझ गए कि बायोमोलिक्यूल्स आया हुआ है, तो बायोमोलिक्यूल की प्लानिंग माइंड में आ जाएगी, तो अगर हमसे इसे बिना पढ़े हुए लग सकते हैं तो ठीक है। अगर डिफिकल्टी किसी क्वेश्चन में फील हुई कि वो आएगा ही नहीं, तो वहां से कोई लाइन पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम अपनी नॉलेज से कर सकते हैं तो ठीक है। फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट यहाँ पे दिया गया कि व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, तो देखो बिना पढ़े कर सकते हैं ना। रिड्यूसिंग शुगर के बेटा मैंने 2 क्राइटेरिया बताए आपको। क्राइटेरिया नंबर 1 कि शुगर को कौन कौन कंपाउंड या शुगर किस किस कंपाउंड को रिड्यूस कर देती है, एक तो उस टर्म में बताया था, और एक बताया था हाइड्रोक्सी ग्रुप के बिहाफ पर बताया था, ठीक है। तो मैं दोनों के बिहाफ पर ही आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, हमारे पास मेन अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज की आप रिंग बना जानते हैं, ग्लूकोज की जो रिंग होती है वो हेक्सोस टाइप रिंग होती है, एम आई क्लियर ना। तो ग्लूकोज की इस तरह से हेक्सोस रिंग होती है। आपने टेस्ट पेपर में से किसी बच्चे ने इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, जबकि मैंने सही तरीके से करवाया था ये। तो आप लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज की बेटा ये रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो हमने बेटा ये ग्लूकोज रिंग बना ली। अब ग्लूकोज रिंग बनाने के बाद आप चाहो तो फ्रक्टोज रिंग बना लो, और नहीं तो ये तो मैं तो 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप तो सिर्फ एक ही के बारे में करना है। तो ये ग्लूकोज बन गया, चाहो तो यहाँ फ्रक्टोज भी बना लो। फ्रक्टोज की जो रिंग होती है बेटा वो पेंटोस लाइक रिंग होती है, ये वाली। यहाँ पे तो रहता है, क्या रहता है बेटा, CH2OH, ठीक है। यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, CH2OH। तो जब भी बात रिड्यूसिंग शुगर की और नॉन रिड्यूसिंग की आती है, तो हम लोग बताओ किसको देखते हैं, एनोमेरिक कार्बन को। किसको देखते हैं बच्चों, और एनोमेरिक कार्बन पे क्या ही देखते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री है, कैसा है, फ्री, तो रिड्यूसिंग है। और अगर वो फ्री नहीं है तो कैसा है बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर है ना।
तो अगर हम ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात करते हैं, अच्छा कुछ बच्चे जानते हैं सर एनोमेरिक कार्बन क्या ही होता है? ऑक्सीजन के बाद वाला। ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक। तो हमने यहाँ लिखा सर ये जो कार्बन एटम सर हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है वो है एनोमेरिक कार्बन एटम। और एनोमेरिक कार्बन एटम का हाइड्रोक्सी ग्रुप देखते हैं जो कि कैसा है बताओ? फ्री है। और अगर ये फ्री होता है, अगर ये फ्री होता है तो कैसी शुगर होती है? बाकी सब कैसी होती है? एक समरी के तौर पर मेरे को याद दिलाओ, एक समरी, एक रिवीजन के तौर पर मुझे याद दिलाओ। देखो अगर हम लोग बात करते हैं मोनोसैकेराइड की, अनाया आपसे बात करेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में। ये बताओ कि कौन 3 एग्जांपल हैं हमारे सिलेबस के, कौन कौन से 3 एग्जांपल हैं? स्वयं पूरा ध्यान दीजिए बेटा। 3 एग्जांपल कौन कौन से बताओ? मोनोसैकेराइड के 3 एग्जांपल हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं? यस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। और तीनों ही कैसे हैं? रिड्यूसिंग। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। एक तो हमारे पास ग्लूकोज है और दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? फ्रक्टोज। और थर्ड एग्जांपल क्या है? लैक्टोज। और इनके बारे में हमने ये सीखा था कि तीनों के तीनों ही जो कैसे हैं? रिड्यूसिंग शुगर है। तीनों ही कैसे हैं बच्चों हमारे पास? रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये बताओ डाइसैकेराइड की बात करते हैं। डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड के कितने एग्जांपल बताओ बेटा? एक तो हमारे पास सीक्रोस है और एक कौन सा है? माल्टोस, है ना? और कौन सा है? लैक्टोस। अच्छा ये गलत लिख देना, ये गैलेक्टोस होता है ना? गैलेक्टोस, ये गैलेक्टोस है बेटा, दिस इज गैलेक्टोस। और यहाँ पे क्या आता है? लैक्टोस। अब इनके बारे में हम क्या जानते हैं बताओ? सीक्रोस कैसा है? सीक्रोस जो है वो नॉन रिड्यूस शुगर है। माल्टोस और लैक्टोस दोनों कैसे हैं? रिड्यूसिंग शुगर है। एक लास्ट डाटा और बचता है, तो आप जानते होंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में जानते हैं? पॉलीसैकेराइड की भी 3 ही एग्जांपल है हमारे पास। कौन कौन सा है बताओ? एक तो स्टार्च है हमारे पास, और एक सेलुलोज है, और एक ग्लाइकोजन है। अब इनके बारे में क्या जानते हो आप? ये तीनों ही कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग। शाबाश, तो ये हो गया बेटा हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया ना। अब शबा आप बताओ बेटा, अगर हमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, क्योंकि व्हाट लिखा है, तो व्हाट लिखने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री तो हमने ये दे ही दिया, अब तो हमारा कोई आंसर गलत करेगा ही नहीं। अगर हमने अपने आंसर में लिख दिया है और यहाँ लिख दिया कि एनोमेरिक कार्बन और ये फ्री है, तो मतलब हमारा फंडा क्लियर है कि हम तो दिखाना चाहते हैं कि रिड्यूसिंग है। बट अगर डिफाइन करना हो, व्हाट का आंसर देना हो, तो कैसे बताएंगे आप बताओ? वेरी गुड भाई, क्लैपिंग कर दो शबा के लिए, वेरी गुड। मतलब दोनों ही डेफिनेशन का कंपाइलेशन बहुत सही बताया है ना। हम लोग तो चाहते हैं कि एक करके बताएं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही बता दिया है ना। शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। तो बच्चों एक बात बताऊं, लास्ट वाली हमने करी थी, जो करी थी केस बेस्ड स्टडी, और ये वाली तो क्या लग रहा है कि बहुत इजी सा आ जाता है ना? अब क्योंकि टॉपिक इजी है ही यहाँ पे। अब देखो क्लासीफाई करना है किस किस में करना है? मोनोसैकेराइड में और डाइसैकेराइड में। तो कोई भी बता देगा। फ्रक्टोज कैसा है जरा बताओ? मोनोसैकेराइड है। सीक्रोज कैसा है? डाइसैकेराइड। लैक्टोज कैसा है? गैलेक्टोज कैसा है? बताओ, 1 नंबर आ गया है ना कृतिका? इजी है ना? आगे देखो जरा बेटा, अगला क्वेश्चन है नेम द पॉलीसैकेराइड व्हिच इज आल्सो नोन एज अ एनिमल स्टार्च। सभी जानते हैं क्या बोलते हैं भाई? एनिमल स्टार्च क्या होता है? ग्लाइकोजन, है ना? एनिमल स्टार्च क्या होता है? अच्छा ये बताओ, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च ही क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि एनिमल क्या करते हैं, जो भी वो खाना खाते हैं, तो आपको पता है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट में चीजें खाते हैं भाई। जब भी उनको मिलता है तो वो जितना कंजप्शन कर सकते हैं एक ही बार में कर लेते हैं। अब ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी के अंदर जाएगा, तो फिर उस ग्लूकोज को जिस फॉर्म में वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं फर्दर एनर्जी सोर्स के लिए, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। और इसीलिए इस ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। यानी कि एनिमल में ग्लूकोज, जैसे कि ह्यूमन के अंदर ग्लूकोज स्टार्च से मिलता है, स्टार्च फॉर्म में मतलब रहता है, स्टोर रहता है, और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए एनिमल की जो स्टार्च है वो कौन है? ग्लाइकोजन। और ह्यूमन की जो स्टार्च है वो क्या है? स्टार्च ही है। और प्लांट की क्या है? सेलुलोज है। तीनों को पता है। हमारे अंदर क्या है? प्लांट किंगडम जो होती है वहां पे सेलुलोज है, और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन। ठीक है, आ गया हो तो ये तो हो गया। अच्छा वो लिखा भी बेटा देखो, वाई इज इट कॉल्ड एनिमल स्टार्च? तो आप लोग क्या बोलोगे? बिकॉज एनिमल स्टोर्स देयर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनिमल स्टार्च। अगला पढ़ते हैं, उसका ऑप्शनल दे रखा है, क्या करिए। तो अगर आप ये वाला आपको नहीं आता है तो आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। नेम द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज विच इज साइक्लिक फॉर्म डिफर ओनली द कॉन्फिगरेशन ऑफ OH एट C1। मतलब आपको उन आइसोमर के नाम बताने हैं जो ग्लूकोज में C1 पर डिफरेंट होती है OH की पोजीशन। सभी जानते हैं अगर OH नीचे है C1 पर अगर नीचे होता है बच्चों, है ना? अगर यहाँ पे जो C1 होता है, C1, और C1 पर जब OH डाउन साइड होता है, इसे क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? और दूसरा कौन सा वाला होता है कि अगर इसमें यही C1 पोजीशन पर OH जब ऊपर होता है, तो इसे क्या बोलते हैं?
तो आपको यहाँ पे चाहो तो दोनों की स्ट्रक्चर बना करके इस तरह से दिखा दो, तो या फिर आप चाहो तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज केवल नाम लिख दो, क्योंकि उनका जो कंसर्न है नंबर जो मिलेंगे काय पे मिलेंगे, नाम पर, नाम लिखने से मिलेंगे, तो हमने लिख दिया अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अगला वाला है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाज डिटेक्टेड व्हेन ग्लूकोज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर। यानी कि हमें यह बताना है कि जब ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन होती है तो आप इससे कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर पाते हैं। दो ग्रुप होते हैं, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो ब्रोमीन हाइड्रोक्सी ग्रुप का डिटेक्शन होगा या फिर एल्डिहाइड वाले का होगा, एल्डिहाइड वाले का, क्योंकि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है, तो हाइड्रोक्सी जैसा है वैसे ही रहता है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप डिटेक्ट नहीं होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप डिटेक्ट करने की दो रिएक्शन है हमारे पास, एक तो PCl5 वाली है और एक एसिटिल क्लोराइड वाली या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड वाली है, बाकी सब एल्डिहाइड वाली है। HCN वाली है वो भी एल्डिहाइड वाली है। टॉलेंस रिजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड, HI तो होल पूरी रिंग की है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 4 नंबर इजीली मिल गए, हमें कुछ भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा। क्लियर बात है ना, इजी है ना। तो देखो अगर 4 नंबर अगर आपको इजीली ऐसे मिल जाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो होता है पेपर करने का वो बहुत बढ़ जाता है। यकीन मानो आज आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ जिस तरह का हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल आई प्रॉमिस टू यू कि जब भी आपका बोर्ड का पेपर आएगा तो केस वेस आपको ऐसी ही मिलेगी, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस ही वैसी कर रहे हैं। तो सिंपल ऐसा आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कहीं डिफरेंट अलग चीज आ गई है कि हमने पढ़ नहीं रखा या हम उसे कर नहीं पाएंगे, इसीलिए प्रिपरेशन ऐसी ही करो जैसा का पेपर आने वाला है, ठीक है। तो ये क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। तो 29 के बाद बेटा आगे हमारे पास आता है 32 आता है, जो कि लॉन्ग आंसर होता है ना। और आपको पता है कि 5 क्वेश्चन तो करने ही होंगे इसमें, 5 नंबर का कोई लॉन्ग नहीं होता, 5 अलग अलग पार्ट होते हैं। कभी कभी 6 दे देते हैं तो 5 करने होते हैं, 7 दे देंगे तो ही 5 करने होते हैं, 5 होते तो भी 5 करने हैं। तो लिखा अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, इनको समझाना है, ठीक है, समझाते हैं। ऑक्सीडेशन करना है बेटा, किसका करना है, एल्डिहाइड का। और ये लिखा है कि इजियर है एज कंपेयर टू द कीटोन, तो कीटोन के कंपैरिजन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसा है, इजी है। आप इसको समझाना है, तो पहले मैं समझाता हूं फिर आपकी आंसरिंग का वे जानेंगे कि आप आंसर कैसे करोगे। पहले मैं पूरा समझाता हूं, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, एल्डिहाइड लेके चलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बारे में सब जानते होंगे कि एल्डिहाइड जो है क्या होता है, RCHO होता है। तो RCHO को ऐसे लिखा गया RCHO, ये तो हो गया बेटा अपना एल्डिहाइड। तो ये हमने ले लिया बेटा एल्डिहाइड। और उसके बाद एक तरफ हमारे पास कीटोन है, कीटोन का फॉर्मूला हम जानते होंगे RCOR, ठीक है। अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और इसका भी ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब किसके साथ रिएक्शन करनी होती है, ऑक्सीजन के साथ करनी होती है या फिर हाइड्रोजन के साथ करनी होती है, ऑक्सीजन के साथ। अब ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, और ऑक्सीजन जहां से आता है उस कंपाउंड को क्या ही बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब सबसे फेमस वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो K2Cr2O7/H पॉजिटिव, यही होता है ना। यहाँ फिर से एक बार लिखो K2Cr2O7/H पॉजिटिव। तो अभी तो मैं ही समझा रहा हूँ कि इसके भाई ये इजी क्यों है। देखो, जब अकाउंट की बात आ जाए तो मेरा ये मानना है एज अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट, अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ या किसी की कॉपी देख रहा हूँ तो फिर मैं ये बोलूंगा भाई अकाउंट द फॉलोइंग की बात की है, तो अब यहाँ पे कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। मतलब कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी सैंपल पेपर में कहीं बुक पर अगर इसका आंसर कहीं लिखा हुआ है और उसने जो वे यूज किया है या कोई भी एक मेथड यूज किया है फॉर डिस्क्राइब और फॉर अकाउंट दिस आंसर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेथड उसने लिया है कि उसी के बिहाफ पर हमें आंसर करना है। तो अकाउंट द फॉलोइंग के लिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए एक और प्लस पॉइंट आ गया। प्लस पॉइंट ये है कि आपके शब्द डिटरमाइन करेंगे कि आप कौन सा मेथड ले रहे हो, और मैं जानबूझ करके ही उसमें 100% आपको मार्क्स देने की कोशिश ही करूंगा। अगर आप नॉन लॉजिकल लिखते हो तो एक बात अलग है, बट अगर अकाउंट के बारे में अगर कुछ भी रिलेटेड अगर मतलब कोई भी निमोनिक लगाते हो बट वो जेन्युइन निमोनिक होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, आप किसी भी मेथड के बिहाफ पर बता दो तो वहां पे आपको मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक्सपर्ट होने के नाते चीजें बताता हूँ क्योंकि जो होती हैं वही बता रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि इसका आंसर तो हम सर घर से पढ़ के ही नहीं है, तुम क्या ही लिखेंगे, तो यही तो होता है, पढ़ के तो आना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है, बस करनी है। तो देखो जरा, अब यहाँ पे देखो पहला लिखा है कि इसका डिफिकल्ट है, इसका इजी है, इसके कंपेरिजन में इसका ऑक्सीडेशन इजी है। तो अब इसके 2-3 निमोनिक हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो आपको मेरा जो सबसे सही वे है वो ये है कि आप ये बताओगे कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इसलिए इजी है एज कंपेयर ऑफ कीटोन। अच्छा एक चीज और कि ये कंपेयर इस कीटोन के साथ ही क्यों कर रहा है, रीजन ये है कि इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है और इसमें भी है, लेकिन ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो इसीलिए इसकी कंपेरिजन करने के लिए बोल रहा है। तो आप बोलोगे सिंपल एक लाइन लिखोगे कि एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। पहली वजह तो ये लिखोगे, मतलब मैं चाहूंगा कि अगर मैं किसी लाइन पर अगर आंसर देना चाहता हूँ, नंबर देना चाहता हूँ, तो मैं इस लाइन पर दूंगा। तो बोलोगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर टू कंपेयर एज कंपेयर ऑफ कीटोन बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन एज कंपेयर ऑफ कीटोन। अब इसके पीछे का भी रीजन बताना हो कि इसके पीछे भी क्या रीजन है, तो यहाँ पे रीजन जो आएगा वो हिंड्रेंस का रीजन आएगा। हिंड्रेंस, एक बात तो कंफर्म है कि आपको ऑक्सीजन देनी है, किसको ऑक्सीजन देनी है, कार्बन को।
अब ऑक्सीजन दोगे तो किसी न किसी को तो इसके पास जाना पड़ेगा ऑक्सीजन देने के लिए, तो जो भी इसके पास जाएगा, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर एक वे में अगर एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड की स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO, यही होता है ना। तो देखो CH3CHO की मैंने यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर बना दी, और अब यहाँ पे नितिन हमने क्या किया, एसीटोन ले लिया और एसीटोन की स्ट्रक्चर ये बना दी। तो ये बेटा एसीटोन है, एसीटोन की स्ट्रक्चर इसलिए बना दी क्योंकि यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये देखो जरा, अब देखो इसको हमें ऑक्सीजन देना है और एक बार इसको ऑक्सीजन देना है, तो अब ऑक्सीजन देगा कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट देगा। तो अगर आप इसे ऑक्सीजन देना चाहोगे तो आप देखो कि आपके पास यहाँ पे कितनी सारी खाली जगह है और बड़ी आसानी से आप कार्बन के पास पहुंच सकते हो ऑक्सीजन देने के लिए। अब इस चीज को केमिस्ट्री में क्या चीज बोला जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है। तो एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, और कीटोन देखो कितना क्राउडेड है, यहाँ पे भी बहुत सारा क्राउड है और यहाँ पे भी बहुत सारा क्राउड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देने के लिए जो भी जाएगा वो भी तो कुछ अपना साइज रखता होगा ना, वो भी तो अपना साइज रखेगा ना। अब वो साइज रखेगा तो उसके लिए जो स्पेस है ना वो कम है, क्योंकि ये लेस मोर क्राउडेड है। तो मैं चाहूंगा कि पहले जो सही शब्द लिखोगे वो ये लिखोगे, द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर as compare of ketone because aldehydic group is highly or very reactive towards oxidation as compare of ketone due to the less steric hindrance। ठीक है, जो हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और कीटोन कैसा होता है। अब एक चीज और, द सेम आंसर यू कैन राइट वेन एवर द क्वेश्चन आस्क टू यू कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो हाई रिएक्टिव होते हैं और कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उनके लिए भी यही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा पहला हो गया। आगे देखो जरा अगला देखेंगे, बोला है द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइडिक आर एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, लेकिन ये 11th के टॉपिक से आया हुआ है। तो देखो जरा क्वेश्चन को पहले समझो जरा, ये बोला है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है ना बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन एटम वो कैसा है जरा बताओ, एसिडिक है। अब एसिडिक का मतलब क्या समझते हैं, जैसे हम लॉस कर सकते हैं, किसकी तरह है, एसिड की तरह। एसिड का काम क्या हुआ करता था कि वे H+ आयन लॉस करते थे, तो हमारे जो एल्डिहाइड है अगर उनके पास अल्फा H है तो वे भी एसिड की तरह उसे लॉस कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन बताना है, मतलब काउंट समझाना है। तो देखो जरा, अगर मैं कोई भी एल्डिहाइड का प्रॉपर एग्जांपल लेता हूं जिसके पास अल्फा H हो, तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया बेटा फॉर्म एल्डिहाइड, तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे अल्फा H प्रेजेंट है बेटा, अल्फा H है कि नहीं इसमें, अल्फा H क्या होता है मैं जानता नहीं हूं, जरा बताओगे अल्फा H क्या होता है, बताओ जरा। एल्डिहाइड के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन वे सारे अल्फा हाइड्रोजन। तो सर एल्डिहाइड ग्रुप तो मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके एडजेसेंट पोजीशन पे अल्फा कार्बन नहीं दिख रहा। तो अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने का तो मतलब ही नहीं है, मतलब यहाँ पे तो अल्फा है ही नहीं, तो इसकी तो बात ही नहीं कर सकते यहाँ समझाने के लिए। अब हमने क्या किया, इसे बड़ा मॉलिक्यूल लिया, ये वाला CH3 और यहाँ पे CHO, ठीक है, ये मॉलिक्यूल ले लिया। इसको जरा डिस्क्राइब करो जरा। अगर CH3 को हमने इस तरह से लिखा, इस तरह से, और यहाँ पे लिखा C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब अल्फा हाइड्रोजन तो आपको दिख ही रहा होगा ना बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है सर, ये रहा अपना अल्फा कार्बन, तो ये सब तीनों के तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों के तीनों अल्फा H है। अब ये बोला है कि ये तीनों एसिडिक हाइड्रोजन है, चीजों को समझा करो, पेन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, सब कुछ फिक्स होती है। ये तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन है और ये बोल रहे हैं कि ये एसिडिक नेचर के हैं। तो हमने सोचा कि एसिडिक नेचर का मतलब ये हो गया कि एसिड की तरह बिहेव करने वाले, और एसिड क्या करता था कि H+ को लॉस करता था। तो मतलब इनके बारे में बोला जा रहा है कि अगर इनमें से अल्फा अगर H है, अच्छा ये भी उसने नहीं बोला कि तीनों अल्फा H, अल्फा H की बात हुई है यहाँ पे, तीनों की बात नहीं हुई है। तो अगर हम लोग अल्फा H की बात करते हैं तो अल्फा H मतलब ये भी एसिड की तरह H+ लॉस कर सकता है। तो अगर मानो कि इसने किया लॉस किया, तो यहाँ पे क्या किया माइनस, और यहाँ पे लिख दिया अल्फा H। हमने यहाँ पे अल्फा H को लॉस कर दिया। अगर अल्फा H लॉस करोगे तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, दो बचेंगे ना, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे C आ जाएगा, और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। अच्छा बेसिकली ये जो स्पीसी यहाँ बन के आई है, इस स्पीसी में हमने ध्यान दिया कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस स्पीसी को क्या बोला जाएगा। अगर हमने कैसे भी करके ये जस्टिफाई कर दिया कि ये कार्बोकैटायन बन सकता है, मतलब कि स्टेबल है, तो हम ये भी बता पाएंगे कि वो H+ आयन लॉस कर सकता है। अगर मैंने किसी भी निमोनिक या किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर यह सिद्ध कर दिया कि जो कार्बोकैटायन बना है ये स्टेबल है, अगर स्टेबल है इसका मतलब इसके अंदर H+ लॉस करने की टेंडेंसी होगी। तो अगर मुझे ये बताना है कि अल्फा H एसिडिक नेचर का है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि अल्फा H देने के बाद जो रिमेनिंग स्पीसी है वो कैसी है। अब स्टेबल के लिए हमारे पास कौन कौन से नियम है, या तो इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पर बताना होता है, या फिर रेजोनेंस के बिहाफ पर, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पर। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की प्रेजेंस दिख रही है, पाई होता है तो रेजोनेंस देखने के लिए जाते हैं हम लोग, तो रेजोनेंस का होता है कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन है, कितने कॉन्जुगेशन बताते हैं, 5 बताते ना, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, और पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन।
तो आप बताओ बच्चे कौन सा कॉन्जुगेशन है यहाँ पे? पाई पॉजिटिव, शाबाश, क्लैपिंग करो बेटा इसके लिए। पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, इससे आपका उत्साहवर्धन होगा, साथ साथ फिजिकल जो है एक्टिविटी वो भी हो रही है, क्योंकि हाथों पता है ना मसल्स होती हैं, वो क्लैपिंग करने से क्या होता है, एनर्जी मिलती है बॉडी को। तो यहाँ पे कौन सा है बताओ जरा? पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखा ये पाई बॉन्ड है और ये तो गैप है ना, और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीसी के बारे में बात करूं तो ये स्पीसी जो है कार्बोकेटाइन जो था वो कैसा है जरा बताओ जरा? ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है। कैसा है बच्चों? रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमें इसका आंसर देना होगा, रोहित एंड दारुल एंड एवरीवन यू नोटिसिंग मी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जा रहा मैं जिसके लिए कुछ ना कुछ नहीं लिखता हूँ, लिख रहा हूँ ना। और नेक्स्ट टेस्ट पेपर में आई सपोज टू ऑल ऑफ देम कि आप लोग भी यही चीजें फॉलो करोगे जब भी आपको आंसर लिखना होगा। तो यू हैव टू जस्ट गिव समथिंग व्हिच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन व्हाट एज यू वांट टू एक्सप्लेन, जो भी लिखना चाहते हो, जो बताना चाहते हो टीचर को, उसके बारे में कुछ ना कुछ फैक्टफुल होना चाहिए। उसके बाद शब्द बचे तो शब्दों से लिख दो। अभी क्या होगा समझाना था ना, तो हमने यहाँ बिल्कुल लिख दिया कि कार्बोकेटाइन कैसा है, रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है। अब आंसर में आ जाओ, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन, क्या करेंगे? लिखेंगे द अल्फा एच या फिर अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज आफ्टर लॉसिंग अल्फा एच द रिमेनिंग स्पीसी इन द ब्रैकेट कार्बोकेटाइन इज रेजोनेटिंग स्टेबलाइज। मैंने क्या बताया था, अगर आपको ये बताना है कि ये अल्फा एच रखता है तो अल्फा एच रखता है और वो एसिडिक नेचर का भी है, तो मतलब वही है कि जो रिमेनिंग स्पीसी बचे उसे स्टेबलाइज दिखा दो। और स्टेबलाइज होने की जो वजह बताई, क्या बताई हमने बताओ? कि जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा है बच्चों? रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है, इस वजह से वो एसिडिक नेचर का है। क्लियर बात है ना? ठीक है ना, आगे चल सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों पार्ट तो बेटा हो गए, 2 नंबर के हो गए। अब आते हैं आगे, कुछ ये रखा है सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कोई मुझे बताएगा कि ये जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, बताओ जरा कौन सा कंपाउंड है? एनिसॉल है या फिर एसीटोफिनोन है? ये वाला एसीटोफिनोन है और ये बेंजोइल क्लोराइड है ना, यही तो है ना। तो इनको जरा यहाँ साइड से लिख लेते हैं। पहला वाला कुछ ऐसा है, ये बेंजीन देंगे ना बच्चों, है ना? कौन सी देंगे बच्चों बताओ? बेंजीन रिंग के साथ COCl है, COCH3, तो हम तो सर से अपने तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे CO लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? CH3। अब इसकी रिएक्शन जो करवानी, किसे करवानी बताओ जरा? NaOH और प्लस I2। कोई बताएगा कोई सी नेम रिएक्शन होगी यहाँ पे? नेम रिएक्शन होगी बच्चों, बताओ जल्दी बोलो। यहाँ पे एक नेम रिएक्शन होने वाली है, बोलो बेटा कौन सी नेम रिएक्शन होगी? नेम रिएक्शन आपको याद नहीं है अभी तक, है ना? कौन सी होगी? हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर नाम याद नहीं हो पा रहा तो सर का बताया हुआ नाम तो याद होना चाहिए। NaOH और जो भी हेलोजन होता है उसको सर ने क्या नाम दिया था? क्लैपिंग रीजेंट। ये तो याद होगा ना, क्लैपिंग रीजेंट है। और क्लैपिंग रीजेंट का काम क्या है? टू स्टोल कार्बोनिल ग्रुप। टू स्टोल चुरा लेना, है ना? क्या चुराता है? कार्बोनिल। किसी भी कंपाउंड जहां देखेगा कार्बोनिल जाएगा क्लैपिंग रीजेंट और कार्बोनिल को अपने साथ ले जाएगा, बाकी स्पीसी को जोड़ देगा। होगा क्या? क्लैपिंग साउंड आएगा। क्लैपिंग साउंड आएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा बताओ? बेंजीन के साथ CH3 आ जाएगा और बेंजीन के साथ CH3 आने का मतलब है कि टोलुइन बनना। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? टोलुइन। तो देखो नितिन, देखो बेटा यहाँ पे अच्छा 2 चीजें बतानी है उसने ना, दोनों चीज पूछी है, 2 है यहाँ पे, देखो जरा 2 क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या करोगे, आपको साइड कंपाउंड ही बताना है, कहने का मतलब ये है। तो मेजर कंपाउंड तो क्या होगा? टोलिन हो गया। अब साइड कंपाउंड यहाँ पे क्या बनता है? एक तो बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा और पानी बनेगा। इसके साइड कंपाउंड लिख देता हूँ, एक ही बार लिखता हूँ, बाकी आप ध्यान रखना। एक तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, Na2CO3, और सोडियम का हैलाइड, जो भी यहाँ पे हैलाइड है, आयोडीन है तो आयोडाइड बन जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, और बनेगा अपना पानी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क के लिए ये चीजें हैं और दूसरे क्वेश्चन मार्क के लिए क्या है? टोलुइन। ठीक है ना? अब देखो ये तो एग्जाम पर डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स देगा या नहीं देगा। मान लो ये वाले बच्चों को तो ये तो याद रह पाएगा, अगर ये भूल जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मार्क्स को काट ले। हालांकि 1 नंबर का है, 1 नंबर का नहीं है, हाँ एक नहीं 2 नंबर का है, तो काट सकता है बेटा, क्योंकि आधा इसके लिए आधा इसके लिए, तो हाफ मार्क्स इसके लिए काट सकता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगला देखो जरा, ये दे रखा है कुछ जो भी फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया, कैडमियम क्लोराइड है, तो ये तो बहुत आसान है, कर लोगे आप लोग इसे। देखो जरा पहले देखते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है ना सेकंड पार्ट, वो क्या है, जरा बताओ जल्दी बताओ, क्या है बेटा? बेंजोइल क्लोराइड है। क्या है बच्चों? यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है बच्चों? Cl। ये तो बहुत इजी है, ये तो क्लास 10th का बच्चा होगा वो भी थोड़ा दिमाग लगा के कर लेगा इसे। और यहाँ पे क्या है? डाई मिथाइल है बच्चों, है ना? डाई मिथाइल कैडमियम है ना बच्चों? ऐसी तो है ना? अब इसने कहा है कि यहाँ पे कुछ बन के आएगा और साथ साथ क्या बनना है? CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। तो थोड़ा सा भी बच्चा दिमाग लगाएगा तो बोलेगा कि इधर का क्लोरीन किसके पास पहुंच गया भाई? CD के पास, तो CH3 वहां जाएगा, बस हो गया। तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा लीजा बताओ बेटा? यहाँ सर बनेगा एसिटोफिनोन, है ना बेटा? क्या बनेगा?
एसिटोफिनॉन बनेगा, बस ये हो गया, ठीक है। और यहाँ इसके लिए 1 नंबर है, पूरा 1 नंबर इसी के लिए, एक कंपाउंड लिखने का। तो 1 नंबर कितने इजी मिल रहे हैं, वो बैलेंसिंग है, वो बैलेंस करेंगे तब, क्योंकि देखो यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन 1 बार है ना, वहाँ 2 बार है, तो वो बैलेंसिंग है। और ये तो 12th में हम करते ही नहीं है, बैलेंसिंग कहाँ सिखाई मैंने आपको? 12th में बैलेंसिंग पे ध्यान दोगे तो पेपर कैसे करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? बैलेंसिंग पर नहीं ध्यान देंगे, ठीक है, कि वो इतना इधर है उतना 1 बार, ऐसा नहीं करना, कंपाउंड पर ध्यान रखो बस केवल, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर का हो गया बेटा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद लिखा है गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट। देखो भाई हर पेपर में आ रहा है भाई, ये वाला टेस्ट आ रहा है, और डिस्टिंग्विश करना है किस किस के बीच में, इथेनोइक और इथेनॉल। मैं पहले बता चुका हूँ, कोई बताया बेटा मुझे? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, शाबाश। देखो सोडियम मेटल करोगे तो दोनों दे देंगे, इथेनॉल भी देता है, इथेनोइक भी देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट केवल कौन देता है? कार्बोक्सिलिक, है ना। अभी लास्ट लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो किस किस बीच में आया था? कार्बोक्सिलिक के बीच में आया था, और आई थिंक कीटोन या कुछ एल्डिहाइड था, नहीं ग्लूकोज नहीं था, कार्बोक्सिलिक के साथ एक कंपाउंड और था जो कि कीटोन था, तब भी मैंने वहां पे करवाया था सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे टेस्ट का नाम देना है, तो टेस्ट का नाम क्या है जरा बताओ? NaHCO3 टेस्ट। अब इसमें ये बताओ कौन देगा कौन नहीं देगा, जरा बताओ? इथेनोइक एसिड देगा। इथेनोइक एसिड में कौन सा फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। और इथेनॉल है ना, इथेनॉल है, सॉरी, हाँ वो तो है ना, इथेनॉल नहीं था, इथेनॉल है, वही तो है बिल्कुल ऐसे, ये सिम्टम्स में ये चीज पहले था, मुझे लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। इथेनॉल है बेटा, मतलब कि एल्डिहाइड है, तो बताओ कौन देगा? इथेनोइक तो देगा, और इथेनॉल नहीं देगा। और कैसे पहचानोगे कि दे रहा है, कैसे पहचानोगे? जल्दी बताओ, कैसे पहचानोगे बेटा? जल्दी बताओ बेटा, कैसे पहचानोगे? जल्दी बोलो, कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? इफरवेसेंस ऑफ CO2 ऑब्जर्व, यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लोगे, और सर ने दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में रखा है इथेनॉल, एक में है इथेनोइक, नाम नहीं लिखा, दोनों ही दिखने में ट्रांसपेरेंट पानी की तरह होते हैं, आपको दे दिए, अब आपको बताना है, नाम तो बता दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट डब्बा लेंगे, दोनों में सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, जिसमें एफरवेसेंस निकलेगी वो इथेनोइक होगा, जिसमें एफरवेसेंस नहीं आएगी वो क्या होगा? इथेनॉल। गॉट इट और नॉट? गॉट इट ना? तो भाई ये जो है वो कितने नंबर का है? 1 नंबर का। तो ये लॉन्ग आंसर आपका पूरा हो जाता है। अच्छा बी पार्ट और है इसका भी, बी पार्ट और करना है। बी पार्ट में तो जो ऑप्शनल वाला होगा बेटा, ये और करके आता ना, ये वो वाला पार्ट होगा ऑप्शन वाला, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं बेटा, 3 पार्ट बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है जरा बताओ? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन ऑफ बेंजाइडिहाइड, है ना। हाइड्रोजोन बनाना है, एक तो हाइड्रोजाइन होता है और एक हाइड्रोजोन होता है, लेकिन हाइड्रोजोन जो बनाना है किसका बनाना भाई? बेंजाइडिहाइड के साथ। तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है, कैसे देखो जरा। सबसे पहले हमारे विद्यार्थी क्या करेंगे? बेंजाइडिहाइड का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो करो बेटा, पहला पार्ट, बेंजाइडाइड का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, C6H5CHO। तो हमने यहाँ पे लिखा, चाहो तो C6H5 करके लिख लो, या फिर बेंजीन की रिंग बना के लिख लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पे C6H5 और CHO। अब CHO कैसे लिखना है? C यहाँ लिख लिया, H यहाँ लिख लिया, और O यहाँ लिख लिया। सर आपने ऐसे क्यों लिखा जरा बताओ? क्योंकि आपको पता है कि जिसके साथ मुझे रिएक्शन करवानी है उसको तो ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, और ये तो मेरा मैनिपुलेशन है, जिसे मुझे देना है उसे मैं फ्रंट पे लेके आता हूँ, सामने लेके आता हूँ, जो भी मुझे देना है। जैसे क्लोरीन देनी होती है क्लोरीन को सामने ले आओ, ऑक्सीजन देनी होती है तो ऑक्सीजन सामने ले आओ। अब ये जो कंपाउंड है, सब जानते हैं कि कंपाउंड कौन सा है, जरा बताओ? ये जो कंपाउंड है प्यारे बच्चों, ये है बेंजाइडिहाइड, है ना। अब इसकी जो रिएक्शन करवानी है, किसे करवानी है बताओ? जल्दी बताओ किसे? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजाइन, जाइन वो बनाना है बेटा। हाँ पहले हाइड्रेजाइड से करवाएंगे तो जोन बनेगा, हाइड्रेजाइन से करवाएंगे तो हाइड्रोजोन बनता है, जाइन से क्या बनता है? जोन। वो तो बना के लेंगे, जोन तो बनाना है, जाइन लेंगे, जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव है। याद करो 5 अमोनिया के डेरिवेटिव करवाए थे, पहला हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिर हाइड्रेजाइन, फिर फिनाइल हाइड्रेजाइन, फिर 2,4 DNP, डीएनपी की तो फुल फॉर्म है ये वाली 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजाइन, और फिर करवाया था मैंने सेमी कार्बेजाइन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2,4 DNP, इसका शॉर्ट फॉर्म नाम क्या है बेटा? 2,4 DNP, है ना। तो लिखो जरा, स्ट्रक्चर याद है किसी को? क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूला होता है NH2 NH2NH CONH CONH, और नो यहाँ पे आएगा आपका NH2NH, और ये बेंजीन की रिंग आएगी, NH2NH बेंजीन रिंग, और सेकंड पोजीशन पर नाइट्रो लगाएंगे, और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो लगाएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई? ये बेंजीन की रिंग हो गई। अब देखो जरा, अच्छा बच्चों ये नाम जानते हो, ये इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या है भाई जरा बताओ? सर इसका नाम तो हाइड्रोजाइन है। क्या नाम है बच्चों इसका नाम? हाइड्रोजाइन, ठीक है। अभी काम करो, इसका एक हाइड्रोजन कम करके ना बेंजीन की रिंग लगा दो, हाइड्रोजन कम करके क्या लगा दो बेटा? तो आपने हाइड्रोजाइन में क्या चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी है? बेंजीन को क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। और पहले से ये कंपाउंड क्या था?
हाइड्राजाइन था, तो अब इसका नाम जो रह गया वो क्या हो गया, फिनाइल हाइड्राजाइन। अब फिनाइल हाइड्राजाइन में दो चीजें और ऐड कर दी हैं, सेकंड नंबर पे नाइट्रो और फोर्थ पे नाइट्रो, तो क्या हो गया भाई 2,4 डाई नाइट्रो। और पहले से ही ये कंपाउंड कौन सा था, तो भाई इसका पूरा नाम ये है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। ठीक है, अभी क्या होगा सर, कॉम्बिनेशन होगा किस किस का, भाई हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन किससे होगा, ऑक्सीजन से होगा। ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली हाइड्रोजन साइड कंपाउंड जो रिलीज होगा वो क्या निकलेगा, H2O यहां से निकलेगा। आप जो बचे हुए पार्ट है उनको जोड़ देंगे तो क्या होगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH हो गया, और उसके बाद यहाँ पे N ये वाला, उसके बाद क्या आएगा NH। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन की रिंग आ जाएगी बच्चों, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा नाइट्रो, और फोर्थ पे क्या आएगा नाइट्रो। अब ये तो आप जानते ही हैं ये फिनाइल हाइड्रेजाइन था, जब भी ये किसी एल्डिहाइड के साथ कंबाइन कर लेता है तो जाइन जोन बन जाता है। अब जोन जो बना है वो किसका बना है, बेंजल्डिहाइड का। तो अब इसका पूरा नाम बताएंगे, पूरा नाम पहले इसका नाम लिख दो फिर इसका नाम लिख दो। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये बेंजल्डिहाइड का है ना, तो पहले तो हमने इसका नाम लिखा बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे 2,4 बेंजल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रो डाई नाइट्रो डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन, फिनाइल हाइड्रेजोन ये आ जाएगा, फिनाइल हाइड्रेजोन। क्लियर है ना। अच्छा हाइड्रोजाइन होता तो हाइड्रोजन बनता, फिनाइल हाइड्रोजाइन होता तो फिनाइल हाइड्रोजन बनता, और यहाँ बेंजाइडिहाइड कैसे बनाया, तो बेंजाइडिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना था तो आप सिर्फ ये लिखना है आपको, एक्चुअल तो तरीका यही है, बट वो कैसे आएगा तो उसके लिए सही आती है वो तो घर से याद करके जाएंगे नहीं, एक भी कार्बन वाला मिस हो गया तो सब बेकार हो जाएगा। तो गलती क्यों ही करनी है, थोड़ा सा काम बढ़ा लो, बेंजाइडिहाइड ले लो और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन ले लो, दोनों के कॉम्बिनेशन से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालो, फिर जो बचेगी स्पीसी दोनों को जोड़ करके लिख दो तो गलत नहीं होगा। नहीं आया, आ गया ना। ये क्या है बेंजाइडिहाइड, ये क्या है 2,4 DNP, DNP को बेंजाइडिहाइड के साथ जोड़ दो, जो बनेगा वो क्या होगा हाइड्रोजन। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं बेटा। अब लिखा हुआ अरेंज करना है द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अभी तो बता के आया था रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए क्या देखोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे, साथ साथ कॉन्जुगेशन भी देखोगे। भाई कॉन्जुगेशन जो डिसाइड करता है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी वो भी डिसाइड करेगा। ऑफ टुवार्ड्स HCN, HCN की रिएक्टिविटी करानी है। अब ये बात तो कंफर्म है कि HCN में से कौन सी फाइल निकलेगी, न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव, वो हर एक कंपाउंड के पास बारी बारी करके जाने वाली है, जहां जगह ज्यादा से ज्यादा होगी अच्छे से जा पाएगी, कार्बोनिल ग्रुप को अटैक करेगी और साइनोहाइड्रिन बना लेगी, और जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, क्राउड ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा होगी, वहां घुस ही नहीं पाएगी वो, तो वहां पे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपनी सूझबूझ के साथ आंसर करना है, क्योंकि मैंने अभी भी किसी भी स्टेज से ये नहीं बोला भाई ये याद करके जाना है, बोला है क्या, अभी तक नहीं बोला था, वही करना है, थोड़ा समझ के करो चीजें करो, आप खुद ही आंसर बता दोगे। देखो मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ, आपका पेन मैं चला रहा हूँ, बस ड्रॉ कर रहा हूँ कॉपी पे, आंसर आप कर लोगे। ये कंपाउंड सभी जानते हैं कि एसीटोन है, CH3 COCH3, बस मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेशन तो आप खुद कर लोगे, मुझे पता है। तो अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे है बेटा अपना एसीटोन CH3 COCH3, है ना। बट ये ध्यान रखिए बेटा, जब आप लोग ये स्ट्रक्चर बनाया करो तो मन में ही या तो तीनों हाइड्रोजन को अलग अलग करके दिखा दो, या फिर ध्यान रखो कि हाइड्रोजन का क्राउड भी कैलकुलेट होगा। तो हाइड्रोजन आपने कार्बन से चुपा के लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बॉन्ड नहीं होंगे, उनके ही बॉन्ड है, उनका भी एक स्टीरियो है, 3 डायमेंशन स्टीरियो, तो वो भी कीप इन माइंड रखना होगा। ऐसा नहीं कि जैसे कि बेंजाइडिहाइड करेंगे तो या एसिटाइडिहाइड करेंगे तो उसका H और इसका H एक जैसी तो है सर, नहीं बेटा, भाई 3 हाइड्रोजन का क्राउड भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्राउड तो है ना वो एक ये हो गया। अब इसको देखो भाई, तो इसने क्या किया, इसने तो बहुत ही अच्छा काम करो। अब मुझे सेकंड एग्जांपल को देख करके ये लग गया है कि मैं इसके तीनों हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दूं तो अच्छा रहेगा, एक्सपेंड कर ही देता हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड एग्जांपल इसी की जैसा सिमिलरिटी पे है। तो एक काम करो, इसके तीनों हाइड्रोजन हटा दो भाई, ये क्राउड दिखा दो। तो हमने पूरा CH3 को क्या किया, पूरा एक्सपेंड कर दिया, तो CH3 का क्राउड भी दिखा दिया, क्योंकि क्राउड के बिहाफ पर आंसर करना है, हम जानते हैं क्राउड के बिहाफ पर आंसर करना है। अब सेकंड देखो जरा, ये CO है और यहाँ पे CH3 है, तो ये तो लिखा बेटा हमने CO, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों CH3, तो CH3 का क्राउड दिखा दिया, ये CH3 का क्राउड हो गया। और इस वाले C पे हाइड्रोजन की बजाय 3 मिथाइल हैं, तो यहाँ पे हमने देखा भाई कार्बन, और यहाँ 3 मिथाइल हैं, तो एक मिथाइल तो ये हो गया, फिर एक और मिथाइल है तो ये मिथाइल ये हो गया, फिर एक और मिथाइल है तो ये मिथाइल ये हो गया। ठीक है, तो अब ये क्राउड हो गया। अब तीसरा सिर्फ एसिटाइडिहाइड है, और एसिटाइडिहाइड का क्राउड तो राइट हैंड साइड में तो ना के बराबर है। अब चलो राहुल, आप बताओगे बेटा, ये बताओ कि सबसे कम क्राउड कहाँ पे है एसिटाइडिहाइड में, तो HCN में से CN की जो अप्रोच होगी सबसे ज्यादा किसमें होगी, इसमें होगी, है ना। और उससे ज्यादा क्राउड यहाँ पे, तो अप्रोचिंग और कम हो जाएगी, और क्राउड यहाँ पे तो अब अप्रोचिंग और कम हो जाएगी। तो अब रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम लगाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा आप बताओ बेटा वरुण, HCN सबसे जल्दी किसके साथ रिएक्टिविटी करेगा, थर्ड वाले के साथ या सेकंड वाले के साथ या फर्स्ट वाले के साथ।
HCN सबसे ज्यादा जल्दी अप्रोच किसके साथ करेगा? सेकंड वाले के सबसे जल्दी से करेगा या फिर देर से करेगा? जल्दी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो क्राउड ज्यादा है ना बेटा। आप बाइक चलाते हो तो जहां ट्रैफिक जैम ज्यादा होगा वहां तेजी से बाइक चला पाओगे, जहां ट्रैफिक जैम कम होगा वहां चला पाओगे? जब कम होगा ना तो वहां ट्रैफिक होता है, यहाँ एटम्स का क्राउड है, क्राउड मतलब भीड़ है, तो आप HCN CN जाएगा, कार्बन के पास जाएगा इसके पास जुड़ने के लिए, तो आप कहाँ पे जल्दी CN पे मान के चलो बैठ के जा रहे हो आप लोग, CN पे बैठ गए आप, आपको जाना है कार्बन तक, तो CN आपको सबसे किस जगह पहुंचा देगा? थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में? थर्ड में। क्यों? क्योंकि वहां पे खाली जगह है पूरी, आराम से पहुंच जाएगा। और उससे कंपेरिजन सेकंड नहीं फर्स्ट, और फिर थर्ड वाला। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे पहले तो भाई ये आएगा, है ना, फिर सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पे ये आएगा। क्लियर है बात? देखो मैंने बोला था ना, इससे पहले क्वेश्चन करा के मैंने कहा था कि अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया तो भी क्राउड का बेसिस बताओगे, और ऑक्सीडेशन का था तो भी हमने क्राउड का बेस बताया। क्लियर है ना? तो दो नौ क्वेश्चन में से कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, बस एक निमोनी याद रखा, क्राउड कॉन्सेप्ट ध्यान रखा। अगला देखो जरा, ये लिखा हुआ है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट करना है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या लेके आना है? थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे भाई, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली श्योर हो जाएगा। तो बस देख लेते हैं क्या किससे क्या लिखना है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और बेंजोइक लेके आना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। हमने लिया यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल क्या होता है बच्चों? C6H5। अब यहाँ पे क्या लिया? मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या लिया? ब्रोमाइड। यही तो है ना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इससे हमें तो लेके आना है, कंपाउंड क्या लेके आना है? बेंजोइक एसिड, यानी कि C6H5COOH, ये लेके आना है। तो एडवाइज मी कि हाउ कैन वी कन्वर्ट। एक बात तो कन्फर्म है, Mg हटा करके कार्बोक्सिलिक लेके आना है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? बताओ बच्चों, कार्बोक्सिलिक लेके आना है तो हम सभी क्या करेंगे? जल्दी बताओ। इससे ये लेके आना है, क्या करोगे बताओ? जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी करो, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसके बारे में ध्यान दो जरा। ये जो कंपाउंड है ना, वो क्या है जरा बताओ? RMDX है ना? RMDX क्या होता है? RMDX क्या होता है बच्चों बताओ? ठीक है, अब इनके बारे में याद करो, इनकी विशेषता क्या थी, स्पेशलिटी क्या थी? इनकी स्पेशलिटी है कि ये कार्बन 9 देते हैं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसी देते हैं, और मतलब ये देंगे, है ना, यही तो देंगे ना, और वो मुझे लेके भी आना है। अब इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेके आना है, उसमें कितने कार्बन है? एक। तो मुझे क्या करना होगा कि इसकी जो ट्रीटमेंट है किसी भी ऐसे कंपाउंड से करानी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन होता हो। ठीक है, तो अब मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से होते हैं एक कार्बन वाले? सर एक कार्बन तो लूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि कौन फंक्शन ग्रुप कौन सा रखूं, एल्कोहल लूं कि कीटोन कि कार्बोक्सिलिक? डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक तो नहीं ले सकता, तो मेरे पास यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा साइनाइड वाला, क्योंकि साइनाइड से कार्बोक्सिलिक पहुंचने का एक तरीका हमको पता है। कौन सा वाला? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कार्बन का क्या लेंगे? एक कार्बन का लेंगे साइनाइड। क्या लेंगे? और एक कार्बन के साइनाइड का नाम बताओ, CH3CN या HCN? HCN, क्योंकि उसके पास एक कार्बन है। CH3CN में तो कार्बन बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो हम लोग कंपाउंड लेंगे, क्या लेंगे? HCN। ठीक है, ये ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे भाई, इसकी रिएक्शन जो करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा C6H5, C6H5 हो गया, और यहाँ पे हो गया Mg, और यहाँ Br। इसका और इसका यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, तो पहले फिनाइल साइनाइड बनेगा, और साइड कंपाउंड यहाँ निकलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोब्रोमाइड, ये निकलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा C6H5CN, C6H5CN। और CN से कार्बोक्सिलिक कैसे पहुंचते हैं सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, क्या करते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या करते हैं? तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के दौरान एक चीज मुझे बताओ, वाटर मॉलिक्यूल एक लेते हैं कि दो लेते हैं? दो वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। तो दो वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा, यहाँ पे एक तो बेटा हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और साइड कंपाउंड तो निकलेगा, वो क्या निकलेगा? NH3। और यहाँ पे बेटा हमारे पास जाएगा NH3। ठीक है, तो जो कंपाउंड बना के लेके आना था वो ये लेके आना था, कैसे लेके आना था वो दिखा दिया। एक कार्बन का साइनाइड, RMDX से ट्रीटमेंट, पहले फिनाइल साइनाइड या फिर साइनोबेंजीन, उसका करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक। और हमें बेंजोइक लेके आना था, वो हमारा बन के आ गया। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि जब ऑर्गेनिक कन्वर्जन जब हम लोग करते हैं तो उसका एक वे नहीं होता, कई सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से जो आपको आता हो वो लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब ये आ गया, फिर से 4 और 5 पार्ट आ गए, एक एक नंबर वाले थे, वो दो दो नंबर वाले, तो वो वाला सही था फिर तो, है ना, वो दो दो नंबर, दो दो एक था, ये एक एक करके 5 है ये वाला, ये इजी था ना बेटा ये वाला। तो भाई यहाँ पे देखोगे 2 2 1 था, ऐसे था, तो ये 1 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए, और इससे पहले जो क्वेश्चन आया था ये भी 2 मार्क्स के लिए, तो ये थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली। यहाँ पे 5 अलग अलग क्वेश्चन करने हैं, चलो कोई 2 और बचे ना, देखो जरा यहाँ फिर से देखोगे क्या आ गया, जरा बताओ क्या लिखना है बेटा? टेस्ट। किस किस के बीच में लिखना है? बेंजाइडिहाइड एंड इथेनॉल।
बेंजाइडिहाइड और इथेनॉल का लिखना है, सभी बता दोगे आप लोग, क्या करेंगे बताओ जरा। बेंजाइडिहाइड का लेंगे भाई, बेंजाइडिहाइड का क्या करेंगे, बेंजाइड का फॉर्मूला हम जानते हैं C6H5CHO होता है, ये वाला होता है भाई बेंजाइडिहाइड, ठीक है। बेंजाइडिहाइड ये ले लिया भाई, बेंजाइडिहाइड ले लिया। और इसके बराबर में दूसरा टेस्ट जो है वो क्या है जरा बताओ, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। अब बताओ कौन कौन से टेस्ट लिखना चाहोगे, तरीके तो बहुत सारे हैं, टेस्ट इन दोनों के बीच में कौन सा टेस्ट लिखना चाहोगे जो एक कंपाउंड देता हो और दूसरा ना देता हो, बताओ। जबकि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप दोनों में सेम है, ये देख लेना, दोनों ही एडिहाइड है, ये भी एडिहाइड है और वो भी एडिहाइड है, लेकिन ये बेंजाइडिहाइड है और वो एसिटाइडिहाइड है या फिर इथेनॉल है। कौन सा टेस्ट देना चाहोगे, एरोमेटिक टेस्ट, हाइड्रो आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहोगे, आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं, बताओ यहाँ पे देखो, बताओ जरा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जल्दी बताओ, आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं, जल्दी बताओ, यस नो में आंसर दे सकते हो, नहीं। आइडोफॉर्म टेस्ट की डिमांड क्या थी, याद करो जरा। आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे तो ये कहा गया था कि अगर किसी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, क्या हो बच्चों, या तो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए कंपाउंड के पास, और दूसरी कंडीशन ये थी कि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप हो। अगर इन दोनों में किसी भी एक ग्रुप को कंटेन करता है कंपाउंड तो आइडोफॉर्म देगा, दूसरा अगर ये नहीं है तो नहीं देगा। तो मुझे बताओ कि हम यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर क्या बात है, क्लैपिंग कर दो सभा के लिए, ठीक है, समझ गए ना भाई। मिथाइल कीटोनिक है ना यहाँ पे, है ना, समझ गए आप लोग, मिथाइल कीटोनिक है ना, है कि नहीं, तो मिथाइल कीटोनिक है तो मतलब क्या होगा, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म कैसा होगा, आइडोफॉर्म पॉजिटिव, आइडोफॉर्म। और ये वाला कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ना तो मिथाइल कीटोनिक है ना अल्फा हाइड्रोक्सी है ना, समझ गए ना। मम्मी जी कहती थी बचपन में, बहुत छोटा था, चाइल्डहुड 4-5 ईयर्स, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, है ना। क्योंकि पहले के टाइम पे देखो, आज तो देयर आर मल्टी ऑप्शंस फॉर डिसाइडिंग आवर फ्यूचर्स, मल्टी ऑप्शंस। आज मैं अगर किसी भी बच्चे को खड़ा कर लो, पूछूं बेटा तुम व्हाट इज योर एम ऑफ योर लाइफ, तो उसमें भी कंफ्यूजन आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैं लिस्ट बनाने बैठूँ ना तो मेरे समझता हूँ कि 1000 ऑप्शन भी कम पड़ जाएंगे, इतने ऑप्शन है आज के टाइम पे, 1000 भी कम है। और आज 20 साल पहले के जो ऑप्शन हुआ करते थे वो सिर्फ थे 3 ऑप्शन, पता है क्या, एक तो डॉक्टर था, एक इंजीनियर था और एक टीचर था, यही 3 ऑप्शन हुआ करते थे। और मैंने हमेशा से मम्मी को, मैं बहुत प्यार करता था, मम्मी को भी करता हूँ मतलब, तो सॉरी फॉर दैट वर्ड्स, तो मम्मी को सीरियसली सुना, तो फॉलो किया कि भाई मम्मी का सपना तो पूरा करना ही है। मम्मी ये चाहती थी कि मेरे 3 बेटे हैं और तीनों कुछ ना कुछ कर जाएं। तो बड़े ने भी परंपरा जारी रखी कि वो टीचर बन गया, छोटे ने भी परंपरा जारी रखी कि वो डॉक्टर बन गया, तीसरा उस लाइन में है, ये कर रहा है, हो सकता है कि इंजीनियर बन जाए, नहीं बने नहीं बने, वो मतलब वो बिजनेस करना चाहता है, वो उस में जाने की कोशिश तो करी कि वो करे। जेई क्वालीफाई करके एडमिशन कौन नहीं लेता ये बताओ, जेई को निकाल के एडमिशन कौन लेता, उसको अलग ही है, उसका वो अलग सोचता है वो। तो हमने कोशिश पूरी करी भाई, ऐसे ही आप लोग, जैसे कि मैं भी ये क्यों कहा पता है, क्योंकि आप लोग जब क्लैपिंग करते हो बहुत खुश होते हो किसी बच्चे के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा आंसर करो कि आपको भी क्लैपिंग लोग करवा सकें, है ना लीजा, समझ गए ना। तो एक ही बच्चा बता रहा है, सबका पार्टिसिपेंट होना चाहिए। देखो भाई, ये देखो जरा, क्या है, बहुत ईजी है भाई, क्या लग रहा है बताओ जरा, कौन सा कंपाउंड है बताओ जरा, क्या है ये कंपाउंड क्या है, ये जो कंपाउंड दे रखा है एक्चुअली है क्या, बताओ क्या है। इसमें लिखा है कि आपको क्या बताना है, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये वाला बताओ जरा, ईस्टर, क्या है बच्चों, और ईस्टर फंक्शन ग्रुप है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, और ये वाला क्या है, बीटा पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन, तो इसलिए इस कंपाउंड नाम क्या होगा, बीटा कीटो ईस्टर, क्या नाम है इसका, बीटा कीटो ईस्टर। अब हमें क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है पहले तो, और आप जानते हैं जब इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा बताओ, जहां पे भी देखो ईस्टर ग्रुप का रिडक्शन उसने भी करना बताया था मैंने आपको। अच्छा ये एक चीज बताओ कि कार्बोनिल ग्रुप है मतलब कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप का यहाँ पे रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं, जरा बताओ, कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन पॉसिबल है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, हाँ सोडियम बोरोहाइड्रेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, 3 बताए थे मैंने उस दिन, कौन कौन से बताए थे जरा बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से बताए थे बताओ। एक तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला बताया था, कौन सा बताया था, H2Ni वाला, फिर दूसरे ऑप्शन में क्या बताया था, LiAlH4 बताया था, और तीसरे नंबर पर क्या बताया था, NaBH4 बताया था, यही बताया था ना। तो अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि देखो ईस्टर का रिडक्शन तो बहुत इजी है, वो तो डेफिनेटली होने वाला है कि एल्कोहल मिल जाएगा आगे जाके, बट अब बात हो रही है कीटोन की, हो रही है कीटोन को आप सोडियम बोरोहाइड्रेट के द्वारा रिड्यूस कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, बात बस ये हो रही है।
देखो इसे लिख लेते हैं जरा एक बारी। तो हमने यहाँ पे लिखा CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा भाई, क्या लिखा जरा बताओ, CH2, और यहाँ पे ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर, ईस्टर को लिखेंगे बच्चों इस तरह से, तो ईस्टर ग्रुप हो गया। अब पहला जो स्टेप है क्या करना है, रिडक्शन करना है, किसके द्वारा करना है, सोडियम बोरोहाइड्रेट के द्वारा, तो NaBH4, और आप सभी जानते हैं NaBH4 विल बी एक्ट एज ओवर हियर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, किसकी तरह काम करेगा बच्चों, कैसे करेगा, इस वाले पार्ट को अलग से रिड्यूस करेगा, इस वाले पार्ट को अलग से करेगा, कीटोन को नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कीटोन को नहीं करेगा, कीटोन का यहाँ पे रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे देखो जरा, जब भी यहाँ पे करेंगे तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आ जाएगा अपना CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा बच्चों। CH2 के बाद इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, CH2OH, क्या मिलेगा बेटा, CH2OH, और इसका रिडक्शन करेंगे अलग से, क्या मिलेगा, C2H5OH, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट और है, H प्लस आयन, एसिडिफिकेशन करना है, मतलब कि H प्लस आयन के साथ ट्रीटमेंट करनी है। तो अगर आप इसकी रिएक्शन H प्लस आयन से ट्रीटमेंट करोगे तो कहां पे करना चाहोगे ये बताओ, H प्लस आयन कहां पे, कैसे, क्या करेगा, वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग बताओ, अगर कुछ आप एडवाइस कर सकते हो तो। H प्लस आयन कहां रिएक्ट करेगा बताओ, जल्दी बताओ कहां रिएक्ट करेगा। हम्म जल्दी बताओ। अल्फा बीटा पे करेगा, अल्फा बीटा कहां है, मुझे दिख नहीं रहा अल्फा बीटा, यहाँ पे देखो, ये तो फंक्शन ग्रुप है, इसके बराबर वाला ये अल्फा है और ये बीटा है, उसके बाद वाला बीटा, है ना, ऐसे कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, सोच के देखा करो ना, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की डिमांड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन दो देता कौन, इसके पास होते हैं, तो ये तो देगा नहीं, इसके पास देने की जो फैसिलिटी है, मैंने कल परसों आपको एक डी लोकलाइजेशन रूल सिखाया था, तो अब ये बताओ, सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है और पाई बॉन्ड भी है, तो इसमें से डी लोकलाइज कौन होगा, पाई बॉन्ड या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई बॉन्ड, है ना। तो अगर ऑक्सीजन देने की भी सोचेगा तो क्या ही देगा, पाई बॉन्ड, यही तो है ना, मतलब आप कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को नहीं दे सकते किसी को भी, अगर ये माइंड में थॉट आए तो। दूसरा एल्कोहल है, एल्कोहल के पास में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसमें भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो क्या ये दे सकता है, यस सर, दे सकता है ना, फैसिलिटी है ना। क्या एल्कोहल ने ऐसा नहीं किया, एल्कोहल की जब भी हमने मैकेनिज्म पढ़ी है, तो जब हम उसकी OH H प्लस आयन से रिएक्शन करवाते थे, तो पहली बार क्या होता था कि OH अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को देता था, फिर H2O का रिमूवल होता था, और क्या होता था, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, जैसे कि अभी कल परसों एक मैकेनिज्म आई थी, जहां पे हमें एल्कोहल से इथीन बनाना था, है ना, बाय द डिहाइड्रेशन, हीट भी किया था हमने और H प्लस आयन दिया था, तो अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन H प्लस से कराएंगे तो क्या होगा, देखो जरा, अगर आपने H प्लस से रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, वो इसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, और अगर देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बताओ, यदि बताओ क्या बनेगा, H2 बन जाएगा ना ऊपर, तो वहां पे H2 बन जाएगा, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल होगा तो ये बॉन्ड फ्री होगा, और बॉन्ड ये जब फ्री होगा तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेशन, तो यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे, अभी रुको जरा, वाटर के रिमूवल के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल तो निकलेगा, मैकेनिज्म याद करता मैकेनिज्म, जब भी हमने आपको शुरुआत में मैकेनिज्म पढ़ाई थी तो एक चीज आपको बताते थे कि अगर आप मैकेनिज्म को इनिशिएट करने के लिए कुछ भी ले रहे हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होने तक वो बाहर भी करना पड़ता है ना, तो एक H प्लस वो यहां से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा, ये अल्फा, सॉरी ये अल्फा है और ये बीटा है, और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और एल्डोल करवाते तो क्या मिलता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता था, और यहाँ क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा बेटा यहाँ पे ये रहेगा, मेजर पूछा है उसने, तो एक नंबर का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेप आ गए, एक करना है रिडक्शन, देखो जनरली बच्चे इस वाले स्टेप को तो करेंगे नहीं, वो उसे समझ आएंगे हाँ NaBH4 है तो मतलब रिडक्शन होना है, तो देखो रिडक्शन पार्ट अलग है और H प्लस आयन पार्ट अलग है, रिडक्शन पार्ट में क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, और H प्लस आयन का मतलब है एसिडिफिकेशन करवाना है, एसिडिफिकेशन, एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है, और आप लोग जानते हो कि भाई एल्कोहल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है, तो लुईस बेस होगा, लुईस बेस है और सामने एसिड है तो ऑब्वियसली वाटर तो निकलेगा बाहर, तो वाटर मॉलिक्यूल निकाला और क्या बन के आया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स बन के आ गया, तो मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा वो ये वाला रहेगा और साइड कंपाउंड जो रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ईस्टर को कर लेता है,
ईस्टर का सब लोग कर लेते हैं, ईस्टर का तो सभी कर लेते हैं, ईस्टर को इजी करना बहुत आसान होता है, कीटोन को नहीं कर पाते हैं। कीटोन को आप दोबारा वहां देखना, अगर ऐसा कुछ याद है दोबारा उन तीनों रिएक्शन को देखना। ईस्टर ग्रुप को रिड्यूस कर पाना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है मोर बल्कि होता है। एसी तो तीनों में से कोई भी कर देगा, LiAlH4 भी कर देगा, NaBH4 भी कर देगा, और जो H2NI वो भी कर देगा। तो ईस्टर का तो आराम से हो जाएगा। दिक्कत जो थी वो कीटोनिक की है, क्योंकि कीटोनिक सबसे कम रिएक्टिव होता है ना। ईस्टर का तो आसानी से हो जाता है, ये ध्यान रखना। ईस्टर का भी हो जाएगा, ये मिलेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईस्टर का इजी हो जाता है, तीनों के तीनों कर देंगे, ठीक है। दोबारा वहां पे चेक कीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी जो लिखवाई है वहां दोबारा चेक करना होगा, ठीक है। और भी बताओ जरा, डाउट है इसमें, कोई डाउट है? बाकी क्वेश्चन तो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अभी से नोट करो, उसे पेपर नंबर 4 खोलो जरा, क्वेश्चन पेपर नंबर 4 खोलो लीजिए। आप लोगों का बेटा जो नेम डायरेक्शन वाला जो पार्ट था मैंने पूरा कर दिया है। आपको जल्दी ही बस इसका थोड़ा सा पार्ट सॉफ्ट कॉपी डेकोरेशन रह गया, ये पूरा बना दिया है नेम डायरेक्शन का पूरा फॉर्मेट। सारी नेम डायरेक्शन है इसमें, जितनी भी है हमारे पूरे सिलेबस में। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है, और ये सिक्स पार्ट है, ठीक है। सारी नेम डायरेक्शन बना के दे दिए हैं। बस ये आपको अच्छी तरह से कल तक, शायद जहाँ तक कल तक मिल जाएंगी, आपको इन सबको ध्यान से पढ़ लेना है और सारी की सारी रिएक्शन रट लेनी है। मतलब रटना मतलब क्या है कि आपको जब भी सामने कोई एग्जांपल देखे तो तुरंत माइंड में टच हो जाए कि हाँ ये वाली नेम डायरेक्शन होने वाली है, या अगर नेम डायरेक्शन का नाम पता है तो यहाँ पे इसके साथ ये होता है, ठीक है। वो तो याद कर ही लेनी है आप लोगों को, क्लियर है ना, कल तक मिल जाएंगी। आगे देखो जरा, इसमें आप लोग बताओगे, ठीक है। भाई इतने सारे एक्सपीरियंस कर लिया, 3 पेपर का एक्सपीरियंस है तो आप लोग बता ही सकते हो। तो देखो जरा, एसर्सन दे रखा है एक, बताओ क्या दे रखा है, अमाइन से आया है। कैसा अमाइन है जरा बताओ। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जो होते हैं उन्हें गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से बनाते हैं। इज दिस ट्रू और रॉन्ग? ट्रू है ना, गैब्रियल से 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनाते हैं सर, ये तो सही है। आगे देखो जरा, अल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद अनाइन फॉर्म द थैलामाइड। मतलब ये बोल रहा है कि जो ये जो रिएक्शन जो होती है उसके पीछे का रीजन बता रहा है कि जो अल्काइल हैलाइड ना वो करता है क्या है, वो ये करता है कि अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, ऐसा बोल रहा है वो। कब? जब सॉरी विद अनाइन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड। तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, थैलामाइड की आगे की रिएक्शन प्रोसीड कर लो जरा। थैलामाइड जो बनता था आपको पता होगा, रिएक्शन जो थी इसकी, ये होता था बेटा अपना थैलामाइड, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे बेटा? थैलामाइड से, ठीक है। ये थैलामाइड था ना, पहली रिएक्शन जो होती थी वो किससे होती थी? KOH से। तो अगर हम KOH के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा तो क्या होता था, पहले क्या निकलता था बेटा? H2O, ठीक है। तो अब क्या होगा सर, एक सॉल्ट बनता था। तो यहां पे बेटा हो गया एक सॉल्ट, ये हो गया बेटा अपना सॉल्ट। अब सॉल्ट में यहाँ पे क्या था, पोटेशियम आता था ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर पोटेशियम पे चार्ज कौन सा होता था, पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन पे कौन सा होगा? अब ये चीज मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप इस चीज को समझ सको। ये बोल रहा है अनायन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड। तो थैलामाइड कोई अनायन फॉर्म करता है क्या? हाँ, ये तो अनायन, ये वाला जो अनायन बना है, जो कि पोटेशियम के साथ जुड़ करके सॉल्ट बना लिया है उसने, तो वो अनायन ही तो है। अनायन का तो क्या होता है बच्चों, बोलो, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? किसने बनाया है? थैलामाइड ने। किसके साथ, जब रिएक्शन किससे करता है वो? KOH से। लेकिन वो क्या बोल रहा है, अल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द अनाइन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड। वो अल्काइल हैलाइड के लिए बोल रहा है। अगर अभी भी समझना तो एक स्टेप और कर लो। अगर हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है जरा बताओ। ये क्या होता है कि X जो है पोटेशियम को हटाती है, ऐसे होता है। तो साइड कंपाउंड जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? KX। R यहाँ आ जाता है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? जल्दी बोलो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। सब्स्टिट्यूशन करने तो न्यूक्लियोफाइल आए, लेकिन उसने हटाया किसको? पोटेशियम को, तो सॉल्ट बनाया ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक हुआ है ना। भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा दूसरी न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया जाए। तो यहाँ पे थैलामाइड से किसको हटाया है? पोटेशियम को, ठीक है ना। अब पोटेशियम को ही तो हटाया है, तो पोटेशियम क्या न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। तो एसर्सन जो है वो करेक्ट है अपना, और रीजन कैसा है? फॉल्स है। अब बताओ सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जहां पे एसर्सन करेक्ट होता है और रीजन इनकरेक्ट होता है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल था। आगे देखो जरा, ये तो आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे, है ना। नितिन आपके साथ करेंगे कुछ नहीं, ये वाला बताओ। नितिन बताओ, यूरेसिल बेस इज प्रेजेंट इन DNA, बताओ।
यूरेसिल क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। बेस नहीं पढ़े थे बेटा? डीएनए आरएनए में 4 बेस होते हैं। डीएनए में कौन कौन से बेस होते हैं बताओ जरा? डीएनए में कौन कौन से बेस होते हैं बेटा? कौन से होते हैं? ए जी सी टी, है ना? हाँ। आरएनए में कौन कौन से होते हैं? ए जी सी यू। तो यूरेसिल किस में होता है? डीएनए में तो होता नहीं है। यूरेसिल होता है बेटा, सिल नहीं होता। नहीं, यूरेसिल, ठीक है ना? तो डीएनए में प्रेजेंट होता है क्या? एसेशन कैसा हो गया बच्चों? गलत हो गया। रीजन ये बोला डीएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन। यस भाई, रेप्लिकेशन करता है ना, चेन देखा ना आपने, रेप्लिकेशन करती है, तो ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डी वाला होना चाहिए। ये तो कंपैरेटिवली पहले वाले के और इजी था। आगे देखो जरा। डाई एजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमाइन। सही बात है, सही बात है, कल परसों तो पढ़ाया था मैंने आपको। एलिफेटिक अमाइन का डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे बनता है कार्बोकेटाइन, और उसके कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस होता नहीं है, इस वजह से स्टेबल हो नहीं पाता, लेकिन एरोमेटिक में होता है। तो ये बात तो सर सही है, एसेंस तो सही है। अब ये बोला है कि डाइजोनियम सॉल्ट इसलिए स्टेबल है, नहीं, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइन रेजोनेंस। सही बात है, ये गलत बात है। एरोमेटिक अमाइन से बनता है, एलिफेटिक से कहां बनता है रेजोनेंस, है ना? तो ये जो है वो गलत हो गया, सही है। कौन सा ऑप्शन हो गया? वो ए बी वाले। ए वाले कौन है भाई? बच्चे बोलते थे कि हम ज्यादातर ए भी लगाते हैं, है ना? सी और डी आ रहा है भाई, देख लेना आप लोग, है ना? तो अगर तुक्के भी लगाओ तो ए और बी में मत लगा देना। वैसे तुक्का नहीं लगाना, पढ़ के लगाना आप लोग, है ना? ये तो सब मजाक की बातें हैं, तुक्का लगाना नॉनसेंस है ये तो, बस केवल हमें तो सेंस याद है भाई। नॉनसेंस कौन करेगा भाई? बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हमारे अंदर 5 सेंसेस हैं तो हम लोग नॉनसेंस क्यों करेंगे? अब सेंस हैं उसके बाद भी नॉन लॉजिकल थिंक कर रहे हो तो नॉनसेंस होता है, नॉनसेंस थोड़ी ना करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्या है बच्चों, बताओ जरा। पैरा नाइट्रो एनालिन इज वीकर बेस देन द पैरा टोलुइन। बेस की बात हो रही है, यस नो का डिसाइड अभी कर लेते हैं, आप लोग बता दोगे। बस एक काम करूँ कि स्ट्रक्चर बना लो बेटा। एक तो एनालिन है बेटा, ठीक है, और एनालिन बेस का बनता है बच्चों बताओ? जब वहां अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाता है, ऐसी कुछ है ना भाई? अमाइन की बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी। तो मतलब करना ये है कि ये डोनेट करना चाहता है, लेकिन इसकी पैरा पोजीशन पे क्या लग गया बच्चों? नाइट्रो ग्रुप। ये बेस कब बनेगी? ये बेस कब बनेगी? जब ये से क्या कर पाएगा? डोनेट करना है हमें, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करना है बच्चों? डोनेट करना है, ठीक है, कर लेंगे। अब इससे हमें रो कौन कौन रहा है? एक तो सर बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ गया है। एक तो क्या आ गया बेटा? तो एक तो ये परेशानी है कि कॉन्जुगेशन होने की वजह से हम जो डोनेट करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। दूसरा नाइट्रो ग्रुप और आ गया, और नाइट्रो ग्रुप कैसा भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींचेगा, है ना? और अगर इसके ओपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एनालिन है, ये वाली जो एनालिन है, इसकी पैरा पोजीशन पे कौन आ गया है? कौन आ गया भाई? CH3। कौन आ गया बच्चों? CH3। और ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अब ये बताओ, दोनों ही केस में हमारी जो एनालिन है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहती है, तो कौन सहायता करेगा और कौन असहायता करेगा? बताओ कौन हेल्प करेगा? CH3 हेल्प कर रहा है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने, चलो मैं भी धक्का दे रहा हूं, दो तुम इलेक्ट्रॉन। तो भाई एक तो ये केस हो गया, ठीक है। और दूसरा केस यहाँ पे देखो कि लास्ट वाले केस में क्या हुआ कि यहाँ पे ये विड्रॉ कर रही है, इसे देना है और ये विड्रॉ कर रही है। तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड वाले की पहले वाले की? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसकी ज्यादा है? इसकी कम है ना? किसकी कम है जरा बताओ? नाइट्रो वाले की। और इसकी ज्यादा है, तो मतलब एसेशन सही है गलत है जरा बताओ? सर एसेशन तो सही है, बिल्कुल क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी को भी? अब इसकी वजह देख लो जरा, वजह द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2, विड्रॉइंग है ना, और इसमें मेक्स इट वीकर बेस। हाँ सर सही बात है, जो वीक बेस जो बना वो किस वजह से बना? नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से बना। तो मतलब ये भी सही है और सेटिस्फाइड भी कर रहा है ए, ठीक है। ए आ गया, आप अलग है, ठीक है भैया, हैं गलती से आ गया, नहीं कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा ये हो गया, पेपर अपना पूरा हो गया। थर्ड नंबर पेपर जो पूरा हो गया बेटा आप लोगों का, ठीक है। हम कल से जब बात करेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि चीजें हो गई हैं, देखो आगे और भी होंगी, रिपीट होंगी, हो सकता है कि कल और परसों 2 दिन में 4 हो जाए, फिर 5 हो जाए, 5 के बाद आपको बताइए ऑर्गेनिक टेस्ट है, ठीक है, क्लियर ना?